जय हिंद साथियों, मैं सुनील लोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। साथियों, 2 दिन का थोड़ा सा टाइम आपका लगा, बट अब आप भी जान रहे हो यार, घर परिवार में त्योहार का माहौल होता है तो बेटों के ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं। और फिलहाल तो हम बेटे के साथ हस्बैंड भी हैं तो जाहिर सी बात है, पहला करवा चौथ था तो चीज़ें थोड़ी सी क्रिटिकल थी, इस वजह से क्लासेस 2 दिन रुकी रही, बट कोई बात नहीं, हम मिलके इस चीज़ को पूरा कर लेंगे। और यूनिट सेकंड हमने ख़त्म कर ली है। एक टॉपिक उसमें बचा है प्यारे साथियों, वो है मोटिवेशन और स्ट्रेस स्ट्रेस और एंग्जाइटी। अगली क्लास में यूनिट थर्ड शुरू होने से पहले एक क्लास आपको मिल जाएगी जिसमें इसको हम क्लियर कर लेंगे, बट उससे पहले हम साइकोलॉजी के लगभग सारे क्वेश्चंस को, लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हम उनका रिवीजन करने वाले हैं। और बहुत ही बेहतरीन, लगभग 200 से 250 क्वेश्चन होने वाले। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं एक ही वीडियो के अंदर उसको दे दूं, अदरवाइज 2 पार्ट में हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आप बोर नहीं होंगे तो मैं फिर एक ही वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, चलिए देर नहीं करेंगे, फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जो भी साथी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए प्यारे साथियों चैनल का ज्वाइन बटन जरूर लीजिए। ध्यान रखिए कि ज्वाइन बटन पे क्लासेस नहीं अवेलेबल है, बिकॉज ज्वाइन बटन पे क्लास अपलोड नहीं हो पा रही है इस वजह से। ठीक है, बाकी जैसे नॉर्मल आपको यूट्यूब पे मिलती हैं क्लासेस वो आपको मिलती रहेंगी ऑलवेज। हाँ, हमें सपोर्ट करने के लिए आप जरूर ज्वाइन बटन लें, एटलीस्ट कम से कम फिजिकल एजुकेशन के लिए इतनी तो चीजें बनती हैं, क्योंकि आपको पता है हमारा कंटेंट, कोशिश रहती कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर्ड कंटेंट हो और आपको बेहतरीन चीज़ें आपको प्रोवाइड करा सकूं मैं। मेरा प्रयास यही रहता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो देर नहीं करेंगे, हम फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे। और बहुत ही अच्छी क्लास और बहुत ही बेहतरीन रिवीजन आपका होने वाला है प्यारे साथियों। ठीक है, मतलब एक एक चीज़ जितनी भी मैंने थ्योरी में आपको पढ़ा रखी है ना, उन सब का एक बेहतरीन कॉम्पैक्ट रिवीजन होगा इन 200-250 क्वेश्चन के अंदर। अगर आपने उन थ्योरी क्लास को पढ़ा है तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इजी पड़ेंगे, आपको फील होगा कि यार जो हमने पढ़ा है हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, लेकिन अगर आपने थ्योरी क्लासेस यूनिट 2 की नहीं ली है तो मेरा आपको ये एक सुझाव रहेगा, पहले आप उन थ्योरी क्लास को कंप्लीट करके तब इस एमसीक्यू की रिवीजन सीरीज में जाइए। आपको एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा, आपकी मेहनत का आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देर नहीं करेंगे, फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है प्यारे साथियों। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, आज थोड़ा सा पेन का चेंज करके हम कर देते हैं, चलिए आज ब्लू करते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है भैया, निम्नलिखित में से किस प्राचीन दार्शनिक ने शारीरिक शिक्षा के युवाओं में चारित्रिक विशिष्ट गुणों या गुण लाने का सबसे सशक्त माध्यम बताया था? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट फिलोसोफर्स रिगार्डेड physical education as the most powerful means of developing moral character in youth? ऑप्शन है आपके सामने प्यारे साथियों, सोक्रेट, सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल अरस्तु, या फिर नन ऑफ दीज, या उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं। फटाफट पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन दार्शनिक ने शारीरिक शिक्षा को युवाओं में चारित्रिक विशिष्ट गुण लाने का सबसे सशक्त माध्यम बताया था भैया? सो फटाफट से बताएंगे पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। सो क्या होगा सही जवाब? सभी के सही जवाब आने चाहिए फटाफट से। साइकोलॉजी, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन योर फिजिकल एजुकेशन एग्जाम। प्यारे साथियों, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिए। साइकोलॉजी से आपको 10 से 12 सवाल आपको अपने फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, खासकर एलटी ग्रेड में, और इधर जितने भी एग्जाम फिजिकल एजुकेशन के हैं सब में देखने को मिलेगा। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन दार्शनिक ने, किस फिलोसोफर ने शारीरिक शिक्षा को यूथ के लिए या युवाओं के चारित्रिक विशिष्ट गुण लाने का सबसे सशक्त माध्यम बताया था भैया? ठीक है, पावरफुल, मतलब एक मोरल कैरेक्टर के लिए, यूथ के लिए पावरफुल माध्यम बताया। किसने बताया? बताओ फटाफट से क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल, अगर आप जाते हो ऑप्शन बी के साथ, मिस्टर प्लेटो के साथ, तो आप बिल्कुल सही हो भैया। ऑप्शन बी अगर आपने लगाया है तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। टाइम है रिवीजन का, दबा के रिवीजन करेंगे साथियों, मजा आएगा।
और बेफिक्र रहिए, आपकी सारी यूनिट्स हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका, अंतरराष्ट्रीय खेल मनोविज्ञान सोसाइटी यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ISSP, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के पहले अध्यक्ष कौन थे भैया? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ISSP? रॉबर्ट सिंगर, F एंटोनेली, ब्रूस ऑगिलवी या फिर बी क्रेंटी? फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही जवाब क्या होगा? आराम से ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे और जल्दी से सभी के जवाब आंसर फटाफट से क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं किसके साथ भैया? ऑप्शन बी के साथ, F एंटोनेली, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे प्यारे भाइयों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आई होप ये थोड़ा सा लाइट है, इसको थोड़ा डार्क करते हैं। यस, इट इज विजिबल मोर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा, अभी इसका कंफ्यूजन दूर कराएंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है, यह कथन किसका है भैया? ठीक है, अ साउंड बॉडी अ साउंड माइंड रिसाइड्स इन अ साउंड बॉडी। ओके, whose statement is this? मिस्टर प्लेटो, सोक्रेट्स, एरिस्टोटल या फिर रूसो? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फंसाने वाला सवाल है। चलो पहले फटाफट से इसका जवाब बताएंगे आप सभी, फिर बताते हैं इसकी कहानी क्या है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है, यह कथन किसका है भैया? ठीक है, देखो अगर इस थ्योरी पे अगर आप जाओगे, इस डेफिनेशन पे आप जाओगे, तो डेफिनेटली 100 में से 90% या 99 या 100% में लोगों की बात करता हूँ, वो लगा के आएंगे एरिस्टोटल पर। ठीक है, इट्स अ करेक्ट आंसर। अगर आप ऑप्शन सी के साथ जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं भैया। बट कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। इनकेवियस एंड एनवियस ऑल्सो DSSP। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। ठीक है, इसका सही आंसर प्लेटो को दर्शाया गया है भैया। ध्यान रखिएगा इस चीज को। यूपी के अंदर आप एग्जाम दे रहे हो तो इस चीज को रिमेंबर रखिएगा कि अगर आपके साथ सवाल आता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है या स्वस्थ मस्तिष्क रहता है भैया, तो आप यूपी के अंदर अरस्तु के साथ ही जाइएगा, भले किताबों में कुछ भी लिखा हो। मेरी बात को आप एकदम रिमेंबर रख लीजिएगा इस चीज को, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आया, वैसे ये क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, ठीक है, आया तो आपको आंसर की में इसका सामना करना पड़ेगा और फिर आराम से आप ऑब्जेक्शन लगाते रहिएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूपी के अंदर एग्जाम दे रहे हो भैया तो इस डेफिनेशन का आंसर आप एरिस्टोटल ही रिमेंबर रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। 14 सवाल आपके सामने कह रहा है, उपयुक्त शरीर में उपयुक्त मन का होना इस संसार में सुख की स्थिति का संक्षिप्त परंतु पूर्ण वर्णन है, यह कथन किसका है? ठीक है, अब देखो डेफिनेशन कैसे बदलती, सेम डेफिनेशन इसके पहले थी और थोड़ा सा वर्ड में चेंज किया। और किसने कहा उपयुक्त शरीर में उपयुक्त मन का होना इस संसार की सुख की स्थिति का संक्षिप्त परंतु संपूर्ण वर्णन है, यह कथन किसने कहा है? अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इज अ शॉर्ट बट फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ हैप्पी स्टेट इन दिस वर्ल्ड, हु सेड दिस? यहीं से क्लियर हो जाता है जब आप ऐसे सवाल देखते हो। पहली लाइन पढ़ोगे, साउंड बॉडी, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, इतने से दिमाग में एरिस्टोटल घूम जाता है भैया। ठीक है, चलो फटाफट से बताओ क्या होगा सही जवाब? जॉन लॉके, चार्ल्स पूचर, एरिस्टोटल, प्लेटो? फटाफट से आंसर देंगे फिर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा भैया। चौथे सवाल का सही जवाब क्या होगा, है ना? यही कंफ्यूजन आती है एग्जाम में। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाओगे जॉन लॉक के साथ तो आप बिल्कुल सही होगे। ठीक है, उन्होंने कहा था उपयुक्त शरीर में उपयुक्त मन का होना इस संसार में, इस हम यहीं तक पढ़ते हैं हम खुश हो जाते हैं।
भाई यार ये तो मेरा पढ़ा हुआ सवाल आ गया, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, है ना। वहीं से क्लियर हो जाती चीजें कि एरिस्टोटल ने कहा होगा। बट आगे भी देख लो, इस संसार में सुख की स्थिति का संक्षिप्त परंतु पूर्ण वर्णन है। इस वर्ड को अगर आप मिस कर जाओगे तो आप एरिस्टोटल लगा के आओगे। बट करेक्ट आंसर क्या है? मिस्टर जॉन लॉक। ऑप्शन ए के साथ अगर आप यहाँ पर गए हो तो आप बिल्कुल सही हो। पांचवें सवाल की अगर हम बात करें भैया, योर फिफ्थ क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? मनोविज्ञान निम्न में से किसका अध्ययन है भैया? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? संज्ञा, चेतना या कॉन्शियसनेस, मन, माइंड, व्यवहार, बिहेवियर, या फिर व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाएं, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 फटाक से जवाब देंगे क्वेश्चन को पढ़ के। पांचवें सवाल का सही जवाब क्या होगा भैया? तो योर करेक्ट आंसर इज, बिल्कुल, मनोविज्ञान निम्न से किसका अध्ययन करता है भैया? व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाएं, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस का अध्ययन करने का काम जो करता है भैया, वो करता है आपका साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। ऑप्शन डी के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म किस पे आधारित है? ठीक है, आइडियलिज्म इज बेस्ड ऑन, सोचने पर, थिंकिंग पर, विचारों पर, आपके आइडियल्स पर, व्यवहार पर, या फिर मन पर, माइंड पर। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? छठे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आदर्शवाद, आइडियलिज्म की जब भी बात आएगी भैया तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आइडियलिज्म हमेशा जो होता है वो आपके विचारों पर डिपेंड करता है, आपके आइडियाज के ऊपर डिपेंड करता है, इसी से उसका नाम आइडियलिस्ट पड़ा है। दैट मीन्स कि अगर आप गए हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप भैया बिल्कुल सही है। अगले सवाल की हम बात करेंगे। देखो बड़ा मजा आने वाला है। अभी तक आपने थ्योरी क्लासेस पढ़ ली, ठीक है, 2-3 दिन 4 दिन वेट हो गया, बट इन सवालों को पढ़ने के बाद अगर आपने थ्योरी क्लासेस ली है तो आपको एक तो मजा आएगा कि भाई जो हमने पढ़ा है उसके सराउंडिंग एक पॉजिटिव माहौल बनता है यार। देखो मैंने पहले भी आपसे बताया था कि मेरा ध्येय होता है कि मैं पहले आपको एक माहौल बना करके दूं थ्योरी के बेस पे कि भाई ये चीज़ें फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में आती, फिर उसके सराउंडिंग मैं एक नॉर्मल क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूँ। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं थ्योरी के साथ जो आते हैं, ठीक है, बट वो एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करके आपको देती है। ठीक है, कि जो आपने पढ़ा है उसके सराउंडिंग ये आपके एग्जाम में आ रहा है। उसके बाद फिर हम और भी क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं। ठीक है, एक क्लास हमने चलाई है ना, 1.5-2 घंटे की क्लास चलाई, उसमें हमने टिपिकल क्वेश्चंस कराए। अभी आप यकीन मानिएगा 50 ऐसे क्वेश्चन या 60-70 ऐसे क्वेश्चन आपके सामने इस क्लास के बाद आपको देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों, जो कि और भी बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, यानी आपकी प्रैक्टिस टिपिकल क्वेश्चन की भी हो रही है, क्योंकि वो 10-20% ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं जिनका सामना आपको करना ही है। बट विदाउट थ्योरी ना थोड़ा सा आप अपने, बोला जाए ना, अपनी तैयारी को आप लूज कर रहे हो। मानता हूँ कि हाँ आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आप 4-5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो फिजिकल एजुकेशन एग्जाम की, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉर्मल चीज़ों को आप डिनाई कर दो। अक्सर मेरे साथ भी हुआ है, मैक्सिमम, मेरी बात से आप सभी लगभग एग्री करोगे, जिन्होंने मैक्सिमम एग्जाम दिए हैं, जिनके 2-2 4-4 नंबर से एग्जाम रुके हैं ना, एनालिसिस कर लेना, आपके मैक्सिमम 7 से 8 क्वेश्चन ना नॉर्मल क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आप गलत करके आए होंगे। अदरवाइज आज की डेट में आप एक फिजिकल एजुकेशन टीचर होते साथियों। मेरे साथ कितने भी सीनियर्स ऐसे हैं, देख रहे होंगे मेरी वीडियोस को, समझिए मेरी बात को। ठीक है, सातवां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? वह दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, द फिलोसोफर हु इज नोन एज द फादर ऑफ आइडियलिज्म। फादर ऑफ आइडियलिज्म कौन है भैया? आदर्शवाद के जन्मदाता मिस्टर एरिस्टोटल, अरस्तु, रूसो, प्लेटो, या फिर डार्विन। फटाफट से बताएंगे सातवें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए। फादर ऑफ आइडियलिज्म, आइडियलिज्म के फादर की बात आएगी तो ऑप्शन सी मिस्टर प्लेटो के साथ आप जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगले सवाल की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? शिक्षकों को छात्रों के अनुकरणीय व्यक्ति
ठीक है, के रूप में मानने वाला शिक्षा का दर्शन कौन सा है? ओके, विच फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन कंसीडर्स टीचर्स एज आइडियल पर्सन, मतलब किस फिलॉसफी के अंदर एक टीचर को एक आइडियल पर्सन के रूप में रोल ऑफ मॉडल फॉर स्टूडेंट्स के लिए रोल ऑफ मॉडल बताया गया। ठीक है, आदर्शवाद, आइडियलिस्ट, प्रकृतिवाद, नेचुरलिस्ट, रियलिस्ट, यथार्थवाद, या फिर अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म। चलो भाई फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बताएंगे। 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। शिक्षकों को छात्रों के अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में मानने वाला शिक्षा का दर्शन कौन सा है भैया? सो बिल्कुल अगर आप जाते हो ऑप्शन ए आदर्शवाद के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे भैया। ऑप्शन ए आदर्शवाद, आइडियलिज्म। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृतिवाद आधारित है, नेचुरलिज्म इज बेस्ड ऑन, विचारों पर, आइडियाज के ऊपर, प्रकृति पर, नेचर के ऊपर, मन यानी माइंड पर, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। 9वें प्रश्न का सही जवाब फटाफट से बताएंगे सभी के सभी। क्या कह रहा है? प्रकृतिवाद आधारित है, नेचुरलिज्म इज बेस्ड ऑन, भैया नेचर की बात हो रही, जाहिर सी बात है नेचुरलिज्म दैट मींस नेचर यानी कि प्रकृति पर आधारित है, नेचर पर आधारित है। सो ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगले सवाल की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 10, रूसो को किस देश का किस दर्शन का जनक माना जाता है? ओके, रूसो इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ विच फिलॉसफी? रूसो को किस फिलॉसफी का प्रोपाउंडर या जन्मदाता माना जाता है? आदर्शवाद, आइडियलिज्म, यथार्थवाद, रियलिज्म, प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म, या फिर व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, या फिर प्रैग्मेटिज्म। चलो फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है भैया, इसका सही जवाब क्या होगा? तो रूसो की बात जहां पर होगी वो आपके नेचुरलिज्म के साथ कनेक्ट होते हैं भैया, प्रकृतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं। सो अगर आप ऑप्शन सी के साथ आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकृतिवाद के जनक कौन है? Who is considered the father of naturalism? प्लेटो, जॉन डीवी, एरिस्टोटल, रूसो। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अभी पीछे वो क्वेश्चन अगले प्रकार से पूछा था, इस बार अगले प्रकार से पूछ लिया है। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन डी रूसो के साथ अगर आप जाते हैं सो आप बिल्कुल करेक्ट हैं भैया। इट्स रिवीजन टाइम, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होंगे, बट रिपीट क्वेश्चन से आपको बोलते हैं ना स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा है तो दैट मीन्स कि आपका नेक्स्ट टाइम रिवीजन हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपसे भैया? 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस? फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट कौन नहीं? मांसपेशी सहन शक्ति, मस्कुलर एंडोरेंस, लचक फ्लेक्सिबिलिटी, सहकारिता कोऑपरेशन, या फिर रिएक्शन टाइम प्रतिक्रिया समय। चलो बताओ 12वां प्रश्न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा सही जवाब? अगर बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस की तो आपका मस्कुलर एंडोरेंस भी फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट है, रिएक्शन टाइम भी आपका फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, नहीं है तो भैया सहकारिता कोऑपरेशन। आप ऑप्शन सी के साथ जाते तो आप बिल्कुल सही होंगे प्यारे साथियों। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 13वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? शारीरिक फिटनेस का अंग है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे यार ये साइकोलॉजी से कनेक्टेड नहीं है, बट डीपली पढ़ोगे ना तो थोड़े बहुत कनेक्टेड है, ध्यान रखिएगा। ए कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इज स्ट्रेंथ शक्ति, स्पीड गति, लचक फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। शारीरिक फिटनेस के अंग कौन कौन से हैं भैया? इनमें से आपको बताना 13वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। फिजिकल फिटनेस की बात करेंगे भैया तो आपकी स्ट्रेंथ यानी शक्ति भी है, गति स्पीड भी है, लचक फ्लेक्सिबिलिटी भी है। दैट मीन्स कि आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा दैट इज ऑप्शन डी प्यारे
भाइयों प्यारे साथियों, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। व्यवहार का वह रूप जिसका उद्देश्य अन्य जीव को नुकसान पहुंचाना या घायल करना होता है वह किस रूप में जाना जाता है भैया? एनी फॉर्म ऑफ बिहेवियर इंटेंडेड टू हार्म और इंजर अनदर लिविंग बीइंग इज नोन एज, मतलब एक हिसाब से देखा जाए मतलब एक आपका एक इंसान का बिहेवियर ऐसा हो भैया जिसका मोटिव, जिसका उद्देश्य क्या हो, किसी जीव को नुकसान पहुंचाना या फिर उसको घायल कर देना, उसको इंजर्ड कर देना, ये किस रूप में जाना जाता है भैया? मोटिवेशन में प्रेरणा के द्वारा जाना जाता है, आक्रामकता अग्रेशन रूप में, गुण संबंधी चिंता ट्रेट एंजाइटी, या फिर एक्साइटेशन अराउजल या उद्बोधन। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 14 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, इसका सही जवाब क्या होगा भैया? बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर किसी का उद्देश्य किसी को घायल करना, उसको नुकसान पहुंचाना, इसका मतलब वो आक्रामक है भैया, अग्रेसिव है। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं प्यारे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 15वां सवाल आपसे क्या कह रहा है? यह किसका मानना है कि उपलब्धि, संबंध तथा शक्ति, ये तीन आवश्यकताएं अभिप्रेरणा को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती हैं। हु बिलीव दैट अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर आर थ्री इंपॉर्टेंट नीड्स टू एक्सप्लेन मोटिवेशन। मैस्लो का कहना था, ठीक है, मैक्लीलैंड का कहना था, मैकग्रेगर का कहना था, या फिर हर्जबर्ग का कहना था। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? 15वें सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो भैया उपलब्धि, संबंध तथा शक्ति, ये तीन आवश्यकताएं अभिप्रेरणा को संबंध की समझने के लिए अगर इंपॉर्टेंट बताई तो भैया किसने बताई? ऑप्शन बी मैक्लीलैंड ने बताई। ठीक है, ऑप्शन बी मैक्लीलैंड के साथ अगर आप जाते हैं तो भैया आप बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों? प्रत्युत्तर जो उच्च स्तर पर सीखा जाता है वह किस प्रकार का होता है? यानी अ रिस्पॉन्स दैट इज लर्न एट हायर लेवल्स, व्हाट इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? ऐच्छिक इनवॉलेंट्री कहते हैं, अनैच्छिक इनवॉलेंट्री, ऐच्छिक यानी कि वॉलेंट्री, या फिर सामान्य जनरल, या फिर कॉमन, या फिर सर्वदा के लिए, परमानेंट और फॉरएवर। सो फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल प्रत्युत्तर जो उच्च स्तर पर सीखा जाता है वो किस चीज का टाइप होता है भैया? अनैच्छिक, इनवॉलेंट्री होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, आप ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हैं तो भैया आप इनवॉलेंट्री पे बिल्कुल करेक्ट होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है? विश्लेषण यानी कि एनालिसिस निम्नलिखित में से किसका भाग है भैया, किसका पार्ट है? एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स? भावनात्मक क्षेत्र का पार्ट है एनालिसिस, अफेक्टिव डोमेन का, साइकोमोटर डोमेन का, ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक कह सकते हो उसको, ओके, फिर सोशियो साइकोलॉजिकल डोमेन का, मन सामाजिक क्षेत्र का, या फिर संज्ञानात्मक क्षेत्र का, कॉग्निटिव डोमेन में आता है। फटाफट से बताएंगे 17th क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? ठीक है, विश्लेषण एनालिसिस किसका भाग होता है भैया? तो विश्लेषण की बात जहां पर आएगी प्यारे साथियों वो आपका कॉग्निटिव डोमेन के साथ कनेक्ट होता है। सो अगर आप ऑप्शन डी के साथ जाते हो संज्ञानात्मक क्षेत्र के साथ तो भैया आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक क्षेत्र बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 18वां प्रश्न कह रहा है यदि सीखा जाने वाला नया कौशल पहले सीखे हुए कौशल से भिन्न है तो सीखने का हस्तांतरण किस प्रकार का होगा, उसका ट्रांसफर कैसा होगा भैया? इफ अ न्यू स्किल टू बी लर्नड इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियसली लर्नड स्किल्स द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग विल बी पॉजिटिव, धनात्मक होगी भैया, सकारात्मक, पूर्ण, कंप्लीट होगी,
ऋणात्मक नेगेटिव होगी, नकारात्मक होगी, या फिर जीरो होगी, शून्य होगी। चलो, सीखा जाने वाला कौशल, नया कौशल पहले जो आपने सीखा है उससे डिफरेंट हो, तो क्या सही जवाब होगा भैया? 18वें प्रश्न का सही जवाब फटाफट से बताएंगे भैया। जो आपने पहले सीख रखा है, एक न्यू स्किल आप सीख रहे हो, और पहले जो आपने सीख रखा न्यू स्किल बिल्कुल उससे डिफरेंट है, तो जाहिर सी बात है ना पॉजिटिव होगा, ना कंप्लीट होगा, ना नेगेटिव होगा, ये होगा आपका जीरो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग होगा, या जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा प्यारे साथियों। सो अगर आप ऑप्शन डी के साथ आप जाते हो तो भैया बिल्कुल करेक्ट हो। अगले सवाल की बात करेंगे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। हम बहुत स्पीड के साथ चलेंगे प्यारे साथियों, इट्स अ रिवीजन टाइम। सो जितना देखो, एलटी ग्रेड के एग्जाम में ना आपको सवाल ऐसे मिलेंगे कि जितनी स्पीड से आप क्वेश्चन को एनालिसिस करके समझ के लगाते चलोगे ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है भैया, तो अपनी स्पीड को ना आपको समझना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, कभी घटाना पड़ेगा, तो उसके सराउंडिंग आपको चलना पड़ेगा। सो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? यानी ए चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इज कॉल्ड। आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग की वजह से, तो वो क्या कहलाएगा? वृद्धि यानी कि ग्रोथ कहलाएगा, लर्निंग सीखना कहलाएगा, विकास डेवलपमेंट कहलाएगा, या फिर नन ऑफ द अबव, कोई नहीं कहलाएगा। चलो फटाफट से बताओ 19वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? 19th क्वेश्चन का क्या कह रहा है? अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा आपके व्यवहार में अगर चेंजेस आते हैं भैया, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लर्निंग कहलाता है। ऑप्शन बी सीखने के साथ अगर आप जाते हो तो भैया आप बिल्कुल करेक्ट हो, ठीक है, लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीखना वह प्रक्रिया है जिससे बदलाव होता है। किसका बदलाव होता है? लर्निंग इज द प्रोसेस थ्रू विच चेंजेस अकर इन। आपके नॉलेज में बदलाव होता है, सोचने के ढंग में बदलाव होता है, वे ऑफ थिंकिंग में, व्यवहार में, आपके बिहेवियर में चेंज होता है, या फिर आपके कैरेक्टर में, आपके चरित्र में चेंज होता है भैया। चलो फटाफट से बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, और 20वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? सभी के जवाब फटाफट से आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? सो अगर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, सीखना वह प्रक्रिया है जिससे बदलाव आता है। जब आप लर्न करते हो, सीखते जाते हो, तो 100% किस में चेंज होता है? आपके बिहेवियर में चेंज होता है भैया, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। सो ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हो तो भैया आप बिल्कुल करेक्ट हो। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, 21वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों? अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कई अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को समानता किस रूप में जाना जाता है भैया? आर रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस या चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस इज जनरली नोन एज और कॉल्ड एज। ठीक है, अधिगम लर्निंग के रूप में, अनुकूलन एडेप्टेशन के रूप में, अनुक्रिया रिस्पॉन्स के रूप में, या फिर अर्जन एक्विजिशन के रूप में। जब अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को समानता किस रूप में जाना जाता है? अनुभव के, जब आपने किसी चीज का एक्सपीरियंस कर लिया हो तो उसके रिजल्ट के बिहाफ पे आपके बिहेवियर में एक फिक्स्ड स्थायी अपेक्षाकृत चेंजेस हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो हम किस रूप में जानेंगे भैया? फटाफट से बताओ 21वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल चेंजेस होंगे, तो दैट्स, अभी पीछे के जो क्वेश्चन था उसको चेंज करके अलग फॉर्म में दे दिया आपको, ठीक है। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल सही होंगे, अधिगम यानी कि लर्निंग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 250 क्वेश्चन साइकोलॉजी के बेसिक जो क्वेश्चन है ना, वो बेसिकली आपके 40-50 क्वेश्चन है, बट वो किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, वो इस वजह से वो 250 पहुंचे, ठीक है। तो आराम से देखिए, समझिए, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन को हैंडल करना शुरू करिए, ठीक है। सीखना कौन सी प्रक्रिया है भैया? लर्निंग इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस? एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, साइंटिफिक प्रोसेस है, व्यवहारिक प्रक्रिया है, प्रैक्टिकल प्रोसेस है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है भैया, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, या फिर व्यावसायिक प्रक्रिया है, प्रोफेशनल प्रोसेस है सीखना, लर्निंग।
फटाफट से बताएंगे, सभी के जवाब आना चाहिए। 22वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया? सीखना, लर्निंग एक कैसा प्रोसेस है, एक कैसी प्रक्रिया है? बिल्कुल, ये एक व्यवहारिक प्रक्रिया है भैया। ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं तो बिल्कुल आप करेक्ट होंगे। लर्निंग इज अ टाइप ऑफ बिहेवियरल प्रोसेस, ये एक व्यवहारिक प्रक्रिया है प्यारे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23, व्यवहार की वृद्धि को क्या कहा जाता है? द इंक्रीज इन बिहेवियर इज कॉल्ड, अगर आपके बिहेवियर में इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, उसकी वृद्धि हो रही, तो क्या कहलाएगा? लर्निंग, सीखना कहलाएगा। ह्यूमन ग्रोथ कहलाएगा, मानव वृद्धि। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराएगा, वृद्धि एवं विकास, या फिर विकास केवल डेवलपमेंट कहलाएगा। चलो फटाफट से बताओ 23वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया? तो व्यवहार की वृद्धि को हमेशा ध्यान रखना क्या कहलाता है? लर्निंग कहलाता है, सीखना कहलाता है भैया। पिछले 3 क्वेश्चन से यही क्वेश्चन आ रहा है, सेम क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, बट अलग अलग पैटर्न में आ रहा है। आपको ये समझना है, बहुत सिंपल, बट मेन मेरा उद्देश्य ऐसे क्वेश्चंस को लाना ये है कि एटलीस्ट आप सजग रहें कि एक क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। रही बात टिपिकल की, तो जाहिर सी बात है वो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होंगे भाई। 2-3 इसी लर्निंग से रिलेटेड 3-4 फॉर्मेट या 3-4 एग्जाम्पल आपके सामने दे दिए जाएंगे, और उसमें से पहचानना या नहीं पहचानना होगा कौन सही है या कौन गलत है। वैसी प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, पिछली क्लास में कराया था, अगली क्लास फिर आने वाली है। ठीक है, चलो अगले सवाल की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सीखना किस पर निर्भर करता है भैया? लर्निंग डिपेंड्स ऑन, जो लर्निंग होती है वो किस पे डिपेंड होती है भैया? परिपक्वता, मैचुरेशन पर, एज पर, उम्र पर, आनुवांशिक हेरिडिटी पर, या फिर शरीर के विकास के प्रकार पर, टाइप्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, सीखना जो होता है भैया वह किस पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है सीखना? तो जाहिर सी बात है, एक एज के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता है, आनुवांशिक हेरिडिटी पे भी डिपेंड नहीं कर सकता है, और शरीर के विकास पे भी नहीं। ये एक्चुअली में डिपेंड करता है आपकी क्या परिपक्वता है, आपकी मैच्योरेशन क्या है, आपकी मैच्योरिटी क्या है किसी चीज को लर्न करने के लिए, आप कितने मैच्योर हैं। सो अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो भैया आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों? कौशल अधिग्रहण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? स्किल एक्विजिशन मेनली डिपेंड्स ऑन समन्वय क्षमता, कोऑर्डिनेशन पर, पेशी ताकत, मस्कुलर स्ट्रेंथ पर, गति, स्पीड पर, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी पर। जो कौशल अधिग्रहण मुख्य रूप से भैया किस पर डिपेंड करता है? क्या होगा सही जवाब? सभी के फटाफट से आंसर आने चाहिए भाई। देखो, आंसर दिया करो, चाहे सही हो चाहे गलत, मन में मत रखो या ये मत सोचो यार कि मेरा गलत हो जाएगा मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, तुम बताओ भैया फटाफट से क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब। सभी के आंसर आने चाहिए फटाफट से। क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं किसके साथ प्यारे साथियों? ऑप्शन ए के साथ, कोऑर्डिनेशन, समन्वय क्षमता। जो कौशल अधिग्रहण होता है मुख्य रूप से आपकी कोऑर्डिनेशन पर, आपकी समन्वय क्षमता पर, स्किल एक्विजिशन उसी पर डिपेंड करता है। सो अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो भैया आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? स्कूल जाने से पहले बच्चे किसके द्वारा तेजी से सीखते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है भैया। ठीक है, बिफोर गोइंग टू स्कूल चिल्ड्रंस आर लर्न फास्टेस्ट थ्रू नकल, इमिटेशन के थ्रू, अभ्यास प्रैक्टिस के थ्रू, टेलीविजन के माध्यम से थ्रू टेलीविजन, या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? 26वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, स्कूल जाने से पहले बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं भैया? बिल्कुल, जो आपके फैमिली में आपके आसपास जो गतिविधि हो रही है उनको देखेंगे, इमिटेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तब वो सीखेंगे। यानी कि अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए नकल इमिटेशन के साथ तो बिल्कुल आप करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26,
के बाद 27 क्या कह रहा है आपसे, अपने आप सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? What is the best method for self learning? व्याख्यान विधि, एक लेक्चर मेथड के द्वारा, प्रेक्षण विधि ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा, टास्क विधि टास्क मेथड के द्वारा, या फिर प्रदर्शन विधि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के द्वारा। एक इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, अपने आप सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? फटाफट से बताएंगे, सभी के जवाब आने चाहिए भैया। ठीक है, अपने आप कब सीखते हो? जब आप किसी को ऑब्जर्व करते हो, समझते हो, है ना। सो प्रेक्षण विधि ऑब्जर्व मेथड के हिसाब से, ऑब्जर्वेशन मेथड के हिसाब से आप अपने आप सीखते हो, ये एक सबसे बेस्ट मेथड होता है भैया लर्निंग का। सो अगर आप हैं ऑप्शन बी के साथ तो भैया आप बिल्कुल करेक्ट हैं। अगले सवाल की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, 28वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों, स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है भैया? ठीक है, क्या कह रहा है, स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका, यानी कि द मोस्ट इफेक्टिव वे टू एनकरेज सेल्फ लर्निंग। आप खुद से खुद को मोटिवेट कर रहे हो भैया, सेल्फ लर्निंग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो, तो किस विधि से ज्यादा आप इफेक्टिव होगे? प्रदर्शन विधि डेमोन्स्ट्रेशन विधि के द्वारा, व्याख्यान लेक्चर मेथड के द्वारा, अवलोकन ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा, या फिर कार्य विधि एक्टिविटी मेथड के द्वारा? फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? 28वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? हो जाएगा बिल्कुल, स्वयं के सीखने को प्रोत्साहित करने का सबसे प्रभावी तरीका, जाहिर सी बात है, अगर आप खुद से सीखना चाह रहे हो तो आप किसी को देख करके ना सीखोगे भाई, वो इतना बेहतरीन। जैसे कि मैं अपना अगर एक एग्जांपल दूं तो मैं एक प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर रहा, हॉकी प्लेयर रहने के बाद मैंने अपना नेशनल खेले, फिर इंटर यूनिवर्सिटीज खेली, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज भी खेली, है ना। तो ये मेरा प्रोफेशनलिज्म था, मैं स्टार्टिंग से चल रहा था, ठीक है। बट इसके बाद मैंने हैंडबॉल भी सीखा, फुटबॉल भी सीखा, बास्केटबॉल भी सीखा, कॉलेज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी तक भी गए। बट वो चीजें मैं अपने क्लासमेट और कलीग्स को देखकर ऑब्जर्व किया यार, कि ऐसे गेमों में बड़ा मस्त प्रोत्साहन मिलता है, लोग बड़े तालियां बजाते हैं, एकदम माहौल बन जाता है। हालांकि हमारे गेम में हॉकी में भी था, बट एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में, जैसे आप बास्केटबॉल ले लो, छोटे टर्म का गेम है, हैंडबॉल ले लो, क्या मतलब बन जाता है माहौल, साला एकदम इतना एग्रेसिव हो जाता है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। जितने भी आप लोग देख रहे हो, अगर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने खेला होगा, तो आप लोग को वो चीज़ें समझ में आती। वो होती किससे भी यार, वो ऑब्जर्व करके ही होती है। आप अपने किसी फ्रेंड को देख रहे हो, समझ रहे हो यार ये इतनी बढ़िया जगलिंग कर रहा है, सपोज दैट फुटबॉल की बॉल को पैरों पे लेके, सर पे लेके, तो आपका भी मन करता होगा, जैसे मेरा मन किया भाई मैं भी कर सकूं ये चीज़ को। मैंने की, मैंने सीखी, उनसे सीखी, खुद से उनको ऑब्जर्व करके, उनको देख करके सीखी। तो भैया स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने का मतलब आप दूसरों को देख करके ही सीख सकते हो, ऑब्जर्व करके सीख सकते हो, ठीक है। सो ऑप्शन सी अवलोकन विधि ऑब्जर्वेशन मेथड के साथ अगर आप जाते हो भैया, सो आप बिल्कुल करेक्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है आपसे, प्रेरणा विधियां हैं भैया, मेथड्स ऑफ मोटिवेशन इंक्लूड रुचि इंटरेस्ट पर, सफलता अचीवमेंट पर, सामूहिक कार्य ग्रुप वर्क पर, या फिर ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। प्रेरणा की विधियां कौन कौन सी, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? भाई आपका इंटरेस्ट है, बिल्कुल ये भी एक मोटिवेशन का रूप है। आपने कोई अचीवमेंट कर ली तो भी आपका मोटिवेशन होगा, ठीक है। आपने कोई सामूहिक कार्य किया तो उसमें भी मोटिवेशन इंक्लूड होता है। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव के साथ अगर आप जाते हैं भैया तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है। अगले सवाल पे चलते, देर नहीं करेंगे, फटाफट से क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा की तकनीक नहीं है? अगेन नहीं है, इट्स अ वेरी डेंजरस पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन क्वेश्चन प्यारे साथियों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ मोटिवेशन? पुरस्कार एवं दंड, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, प्रशंसा एवं निंदा, प्रेज एंड क्रिटिसिज्म, प्रतियोगिता कंपटीशन, या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। और नहीं ही पूछा है, ध्यान रखिएगा। चलो फटाफट से बताओ 30वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया?
प्रेरणा की टेक्निक नहीं है, ठीक है। पुरस्कार देना ये भी एक मोटिवेशन है और पनिशमेंट देना ये भी एक मोटिवेशन है। प्रशंसा करना इट्स अ मोटिवेशन और उसका क्रिटिसिज्म कर देना, निंदा कर देना, ये भी उसके लिए एक मोटिवेशन का रूप हो सकता है। प्रतियोगिता तो मोटिवेशन का रूप होती ही है। दैट मीन्स कि उपर्युक्त में से कोई भी नहीं दिया, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, बिकॉज इसमें पूछा निम्नलिखित में कौन सी प्रेरणा की तकनीक नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, विधि आदि में सुधार करने में मदद करता है। यानी कौन हेल्प करता है भैया, इंप्रूव करता है आपकी टीचिंग मेथड्स में, करिकुलम में और टेक्निक्स में। हेल्प्स इन इंप्रूविंग टीचिंग मेथड्स, करिकुलम एंड टेक्निक्स। पर्यवेक्षण, सुपरविजन मदद करता है। शिक्षण मदद करता है, टीचिंग हेल्प करती है। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन या फिर कैंपिंग, ठीक है। चलो फटाफट से बताओ, शिविर क्या होगा सही जवाब 31वें प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? ठीक है, क्या होगा? देखो, शिक्षण पद्धति, मूल्यांकन, विधि यानी टीचिंग मेथड्स, करिकुलम और टेक्निक्स, ये मदद करता है किस चीज में भैया? इवैल्यूएशन में मदद करता है भैया, मूल्यांकन में मदद करता है। जब उसका इवैल्यूएशन होता है कि भैया क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना रिजल्ट पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, तो बेसिकली देखा जाए तो आपकी जो टीचिंग मेथड्स होती हैं, आपका जो करिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होता है, साथ ही आपकी जो मेथड्स होते हैं टीचिंग वगैरह के, वो आपकी इवैल्यूएशन में हेल्प करते हैं। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए इवैल्यूएशन के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगले सवाल की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32, प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? ठीक है, मोटिवेशन इज ऑफ हाउ मैनी टाइप्स। ठीक है, मोटिवेशन कितने प्रकार की होती? 4 प्रकार की, 3 प्रकार की, 2 प्रकार की, 1 प्रकार की। ठीक है, 32वां प्रश्न काफी बार पूछा हुआ सवाल है भैया, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, सभी के जवाब आने चाहिए एटलीस्ट। इसमें कितने प्रकार का मोटिवेशन होता है? बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं भैया? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका आंतरिक और एक होता है आपका बाह्य। देखो, बहुत से सवाल आपके मेरे पास आते रहते हैं, ठीक है, मेरी बच्चों से बात भी होती है। बच्चे क्या कहूँगा यार, कुछ मेरी उम्र के हैं, कुछ मुझसे छोटे हैं, कुछ मुझसे बड़े हैं, ठीक है। बट बिकम अ टीचर, बीइंग अ टीचर, आई थिंक आप उससे पढ़ रहे हो तो इतना तो बनता है, और मैं ऑलरेडी एक टीचर हूँ, ठीक है। सो बट मैं छोटे बच्चे का हूँ, ठीक है। बट मेरा जो एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ, आपके सवाल क्या आते हैं, सर कौन सी बुक ज़्यादा प्रिफर्ड होगी, किस बुक से हम पढ़ें तो हमें ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ हमें अवेलेबल हो जाए। तो इस वीडियो में तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना, उसमें मैं 20-25 सेकंड के लिए एक बुक रिव्यू करूंगा आपके लिए। और मेरा बिलीव मानो, अभी हाल फिलहाल में जितने भी फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, LT ग्रेड के एग्जाम के लिए, जो मैं किताब आपको बताऊंगा ना, उस किताब में देखो, पहली चीज तो ये कोई प्रमोशनल नहीं है, आप ये जानिए, यूट्यूब की गाइडलाइंस है। अगर हम प्रमोशन करते तो हमें दिखाना पड़ता है, अदरवाइज हमारा चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा, पहली चीज। बट वो किताब मैं खुद पढ़ता हूँ, मैक्सिमम कंटेंट मैं उसमें से निकालता हूँ, क्योंकि अच्छी किताब है। उसका थ्रू ऑफ प्रोसेस मतलब उस बुक का ना इतना बेहतरीन है कि वो खुद किताब ही आपको एज ए टीचर गाइड करेगी, पहली चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो खुद एक सारांश है, एक निचोड़ है, उतना ही है उसके अंदर जितना आपके एग्जाम में आना, उससे ज़्यादा भी है। बट उतना पढ़ने के बाद ना कोई भी फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, उससे बाहर कुछ नहीं आता। नेक्स्ट वीडियो में 100% उस बुक को मैं रिवील कर दूंगा। हालांकि पिछली क्लासेस मैंने बता रखी हूँ, उस किताब से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। बट मैं पर्सनली उस किताब को आपको दिखाऊंगा, एक रिव्यू के तौर पे एक वीडियो बनाऊंगा छोटा सा, ठीक है। आप उस किताब को आप जरूर बाय करिए, बिकॉज अभी आपके एग्जाम में टाइम है, आप आराम से उस किताब को ना 1 महीने के अंदर पढ़ सकते हो, वो ऐसी बुक है, ठीक है। आप ये एकदम रिमेंबर रखिए, बहुत बेहतरीन किताब है, ठीक है। देखो, मैक्सिमम बुक्स मैं इस बुक्स को मतलब रिव्यू सारे बुक के, देखो फिजिकल एजुकेशन के अंदर अभी हाल फिलहाल अगर मार्केट आप देखोगे ना, तो नई बुक्स बहुत कम है,
जो निकाल रहे हैं वो अपने सराउंडिंग कंटेंट को बना रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। बट वो किताब यार मेरे को थोड़ा सा प्रभावित किया उस किताब ने, कि उसमें ना गलतियां, भाई देखो 2-4% गलतियां सब किताबों में होगी, टाइपिंग एरर्स होती है, हम पीपीटीज बनाते इतना छाटने के बाद फिर भी आंसर्स में गलती हो जाती है, उसके बाद हम गालियां खाते हैं कमेंट्स में, गलत सलत क्यों पढ़ा रहे हो भाई। देखो 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाने तो एक रिदम होता है, रिदम में ब्रेक थ्रू थोड़े बहुत आते हैं, बट कोई बात नहीं भाई, मेरी गलती थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज़ को। बट वो बुक बहुत अच्छी है और नेक्स्ट वीडियो में आपको उस बुक का पूरा रिव्यू दूंगा मैं, ठीक है, बेहतरीन रिव्यू मिलेगा आपको। और वाकई वो किताब आप सबको लेनी चाहिए अगर आप सीरियस हो फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए। जैसे हम लोग के टाइम पे बुक आती थी ओलंपिक अभियान, जब हमने बीपीएड किया, एमपीएड किया, तो हमारे टाइम पे जो बुक थी वो थी ओलंपिक अभियान। इट्स अ बेस्ट बुक फॉर आवर पीरियड, हमारे पीरियड के दौरान 2014-15 में जो हमने बीपीएड किया उसके सराउंडिंग देखा जाए तो वो बुक बहुत बेहतरीन थी। बट आज के टाइम पे उस बुक से आप बहुत सी चीजें अचीव नहीं कर सकते हो। हाँ, फंडामेंटल आप तैयारी कर रहे हो, इट्स इनफ, बहुत बेहतरीन किताब है, जरूर पढ़िए ओलंपिक अभियान। बट उसके साथ जो किताब पढ़नी है मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं, बहुत ज्यादा लेक्चर हो गया, सॉरी फॉर दैट। पुरस्कार एवं दंड सीखने के किस नियम का प्रतिरूप है भैया? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज रिफ्लेक्शन ऑफ विच लॉ ऑफ लर्निंग? तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, एंड उत्तेजना की तीव्रता का नियम, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलेशन। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये 34वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो पुरस्कार और दंड सीखने के किस नियम का प्रतिरूप है भैया? तो इट इज अ लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम होता है, ठीक है। ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं तो बिल्कुल यार क्या कह रहा है, पुरस्कार एवं दंड, पुरस्कृत हो जाओगे तो भी एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, वाह यार मैं तो इतना बढ़िया खेला, ये इनाम मिला, ये अचीवमेंट मिली, और बढ़िया खेलूंगा तो शायद पूरे देश में नाम हो जाए। दंड मिल गया तो अपने दोस्तों में बेइज्जत हुए, यार इतना मैं गंदा, मत कुछ तो गलती की मैंने जिसकी वजह से मुझे ये पनिशमेंट मिली, नेक्स्ट टाइम से मैं ये गलती नहीं करूंगा, एटलीस्ट मुझको भी सम्मान मिलना चाहिए, है ना। तो ये पनिशमेंट का मोटिवेशन हो गया, समझ में आया? सो इट इज लॉ ऑफ इफेक्ट, आपके ऊपर प्रभाव क्या पड़ रहा है उस चीज का, है जी। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 34वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है भैया? नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉ ऑफ लर्निंग? तैयारी का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स, या फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। चलो फटाफट से बताओ 34वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, सीखने का नियम कौन सा नहीं है भैया? लॉ ऑफ रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया का नियम। इट्स नॉट अ लॉ ऑफ लर्निंग। अभ्यास का नियम, आप प्रैक्टिस करो, बिल्कुल आप सीख रहे हो, आपके ऊपर इफेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब भी आप सीख रहे हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। तैयारी का नियम है, तैयारी मीन्स ही लर्निंग होती है भाई, आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो, दैट मीन्स कि आप लर्निंग के प्रति सजग हो। लॉ ऑफ रिस्पॉन्स, भाई कोई तैयारी कर रहा है तो जाहिर सी बात है, हो सकता है उसकी प्रतिक्रिया 10 सेकंड बाद निकल जाए, किसी की पहले निकल जाए सही जवाब। आपने बोला कि ड्रिबल करो, फास्ट ड्रिबल करो, एक बंदा तुरंत ड्रिबल करने लगता है, उसका रिएक्शन टाइम क्या है, थोड़ा सा फास्ट है, जल्दी रिएक्ट कर देता है। किसी का स्लो है बट वो लर्न तो कर रहा है, स्लो कर रहा है बट लर्न तो कर रहा है। बट पूछा क्या है, निम्नलिखित में सीखने का नियम कौन सा नहीं? ठीक है, तो सीखने का नियम चाहे धीमे सीखो चाहे तेज सीखो, नियम तो नियम है ना। बट लॉ ऑफ रिस्पॉन्स, इट्स नॉट अ लॉ ऑफ लर्निंग, ठीक है, प्रतिक्रिया का नियम नहीं होगा। ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं भैया तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगले सवाल की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, थॉर्नडाइक ने परीक्षणों के आधार पर कितने प्रकार के सीखने के नियम को प्रतिपादित किया भैया? ठीक है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स हाउ मेनी लॉज ऑफ लर्निंग डिड थॉर्नडाइक पर्पस? बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, कितने दिए भैया? 3 नियम दिए, ठीक है। ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 36,
परीक्षण एवं त्रुटि, ठीक है, परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है, हु प्रपोज्ड ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। न्यूटन ने दिया, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, होमर ने, फटाफट से बताओ, सभी के जवाब आने चाहिए, पढ़ा रखा है पीछे थ्योरी क्लास में। 36वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, टी ध्यान रखिएगा जब भी आएगा तो टी फॉर थॉर्नडाइक याद रखिएगा। ट्रायल की बात आएगी तो टी फॉर ट्रायल एंड टी फॉर थॉर्नडाइक, यानी कि आप ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं भैया तो भैया आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37, 37वां प्रश्न, अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था? हु फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज का आविष्कार किसने किया? प्लेटो ने, पावलोव ने, जुगोनर ने या फिर थॉर्नडाइक ने? चलो फटाफट से बताओ 37वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, किसने किया था भैया? अभ्यास के नियम की बात करेंगे तो इसका आविष्कार किसने किया था? मिस्टर थॉर्नडाइक ने किया था। ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते हैं भैया तो आप बिल्कुल सही हैं। 37वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा मिस्टर थॉर्नडाइक होगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गहन अध्ययन का थॉर्नडाइक का नियम क्या होगा? विच थॉर्नडाइक्स लॉ रिलेट्स टू इंटेंसिव स्टडी, थॉर्नडाइक का इंटेंसिव स्टडी का नियम, गहन अध्ययन का नियम कौन सा है? कार्य का नियम, लॉ ऑफ रेडिनेस, कार्यशीलता का नियम, लॉ ऑफ यूजफुलनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट या फिर लॉ ऑफ गोल, ध्येय का नियम, प्रभाव का नियम? फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? तो थॉर्नडाइक का जो नियम था इंटेंसिव स्टडी के ऊपर, गहन अध्ययन के ऊपर, तो भैया वो क्या था? इफेक्ट के ऊपर था, प्रभाव के ऊपर था, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं भैया तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39, सीखने के सिद्धांत की थ्योरी किसने दी थी भैया? ठीक है, हु गेव द थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल्स, लर्निंग प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, सीखने के सिद्धांत की बात हो रही है, उनकी थ्योरीज किसने दी थी? एच.सी. बक, हैरी क्रो बक ने, डॉक्टर गेस्टाल्ट ने दी थी, डॉक्टर थॉर्नडाइक ने या फिर डॉक्टर पावलोव ने? बताओ भैया क्या होगा क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर? फटाफट से क्वेश्चन पढ़ेंगे और सभी के सही जवाब आने चाहिए। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है मिस्टर थॉर्नडाइक। ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं भैया तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। सीखने के सिद्धांत की जो थ्योरी थी, प्रिंसिपल, लर्निंग प्रिंसिपल्स की जो बात की थी या थ्योरीज दी थी तो भैया थॉर्नडाइक ने दी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलेंगे। 40वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? प्रयोगवाद का शिक्षा क्षेत्र में किसने प्रयोग किया भैया? प्रैग्मेटिज्म का या प्रैग्मेटिज्म को किसने अप्लाई किया एजुकेशन के अंदर? हु अप्लाइड प्रैग्मेटिज्म इन फील्ड ऑफ एजुकेशन? विलियम जेम्स ने, जॉन डीवी ने, प्लेटो ने या फिर पेस्टोलॉजी ने? बताओ भैया क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का? 40वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सही आंसर बिल्कुल, अगर आप जाते हैं किसके साथ? ऑप्शन बी जॉन डीवी के साथ, तो भैया आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41, 41वां प्रश्न आपसे कह रहा है कौन सा दर्शन अनुभव को जीवन व सफलता की कुंजी मानता है? विच फिलॉसफी कंसीडर्स एक्सपीरियंस एज द की टू लाइफ एंड सक्सेस? आदर्शवाद, आइडियलिज्म, उपयोगितावाद, प्रैग्मेटिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, बड़ा खतरनाक नाम है, यूटिलिटेरियनिज्म, प्रैग्मेटिज्म या उपयोगितावाद। प्रैग्मेटिज्म ही मैक्सिमम पूछता है, ये वर्ड नहीं पूछता है। यथार्थवाद, रियलिज्म या फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद? बताओ भैया कौन सा दर्शन अनुभव को जीवन व सफलता की कुंजी मानता है भैया? क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 41 का? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं अनुभव को जीवन और सफलता की कुंजी मानने वाला उपयोगितावाद, प्रैग्मेटिज्म, ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं भैया तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होती है
यह कथन किससे संबंधित है भैया? ठीक है, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑब्टेन्ड बाय एन इंडिविजुअल थ्रू अ प्रोसेस हु इज दिस स्टेटमेंट attributed टू? मिस्टर जेबी नैश, फिर ब्राउनेल, डी ओबर्ट्यूफर, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलो फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 42वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जहां अनुभवों के कुल जोड़ जो व्यक्ति के विशेष प्रक्रिया से प्राप्त होती है, अगर इसकी बात हम करेंगे तो ऑप्शन सी डी ओबर्ट्यूफर के द्वारा दी गई डेफिनेशन है भैया। ये ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं तो भैया आप बिल्कुल सही होंगे, ओबर्ट्यूफर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे क्या कह रहा है? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर ने अपना प्रयोग किस जानवर पे किया? Which animal, on which animal did Kohler, the proponent of the insight theory of learning, conduct his experiment? Your options are cat, rat, chimpanzee, and ant and rabbit. So which one is the correct answer of question number 43? सभी जवाब आने चाहिए फटाफट से। क्या कह रहा है? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर की बात हो रही भैया। कोहलर ने जो किया था वो किस पर किया था, किस जानवर पर किया था भैया? कोहलर किस पे किया था? ऑप्शन सी चिंपैंजी के ऊपर। ठीक है, चिंपैंजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे क्या कह रहा है? 44वां प्रश्न आपसे कह रहा है भैया अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु प्रपोज द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग? मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग के प्रतिपादक कौन थे? थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलर, वॉटसन। चलो फटाफट से बताओ 44वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया? होगा करेक्ट आंसर। तो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग की बात जब भी आएगी तो मिस्टर कोहलर ने किया था, चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं जी। हाँ जी, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जन्मजात प्रेरक नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनेट मोटिवेशन? भूख, हंगर, प्यास, थर्स्ट, आदत, हैबिट, या फिर नींद, स्लीप। जन्मजात मोटिवेशन कौन सा नहीं है इनमें से? आपको बताना है 45वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो भैया भूख भी जन्मजात, बच्चा पैदा होता है उसके बाद से ही भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है, रोता है। प्यास भी लगती है उसको, नींद भी आती है उसको, है ना? कौन नहीं है? हैबिट। आदत तो जब वो सोशलाइज्ड होता है तब उसकी आदतें लगती, गंदी अच्छी कोई भी हो। सो ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं भैया तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है आपसे मेसोमॉर्फी की विशेषता होती है भैया। मैंने आपसे बोला साइकोलॉजी के इस एमसीक्यूज वाकई में मैराथन साथियों को पूरा कवर अप हो जाएगा, आप इस चीज को रिमेंबर रखिएगा। ठीक है, मेसोमॉर्फी की विशेषता क्या होती है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेसोमॉर्फ बॉडी टाइप? गर्दन छोटी व मोटी हो जाती है भैया, शॉर्ट एंड थिक नेक, वसा युक्त ब्रेस्ट के साथ छाती होती है, चेस्ट विथ फैटी ब्रेस्ट्स, गर्दन मजबूत और लंबी होती है, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग नेक होती है मेसोमॉर्फ टाइप की, या फिर गर्दन लंबी और पतली होती है, लॉन्ग एंड थिक नेक होती है। चलो फटाफट से सभी बताएंगे, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो और फटाफट से बताओ 46वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। मेसोमॉर्फिक की बात आएगी भैया तो इनकी इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो इनकी गर्दन लंबी और स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग नेक। ठीक है, मेसोमॉर्फिक टाइप ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं भैया सो आप बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे क्या कह रहा है? रीढ़ की हड्डी में पार्श्व विचलन को किसके माध्यम से मापा जाता है? थ्रू विच डिवाइस इज लेटरल डेविएशन ऑफ द स्पाइन मेजर्ड? वर्टिब्रोग्राफ के द्वारा, स्कोलियोमीटर के द्वारा, इंफ्रास्कोलियो के द्वारा, या फिर गोनियोमीटर स्पाइन के द्वारा। चलो फटाफट से बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? रीढ़ की हड्डी में जब पार्श्व विचलन को किसके माध्यम से नापा जाता है? हमेशा ध्यान रखना जब भी बात आएगी किसकी, लेटरल, इस लेटरल शब्द को ध्यान रखना।
ठीक है, पार्श्व लेटरल, तो हमेशा आप जाओगे किसके साथ, उस डेफिशिएंसी में स्कोलियोमीटर के साथ, ध्यान रखिएगा स्कोलियोमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 आपसे क्या कह रहा है, एंडोमॉर्फ की विशेषता क्या है प्यारे भाइयों, ठीक है, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंडोमॉर्फ, ठीक है, पतली या पतला एवं आलसी, शिथिल एवं मोटा, सॉफ्ट एंड फैट, थिन एंड लेजी, सॉफ्ट एंड फैट, मांसपेशी एवं एथलेटिक, मस्कुलर एंड एथलेटिक, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त में से सभी। फटाफट से बताओ एक्टोमॉर्फ की विशेषता क्या होगी, सॉरी एंडोमॉर्फ की विशेषता। क्वेश्चन नंबर 48, एंडोमॉर्फिक कैसे होते हैं भैया, फटाफट से बताएंगे। थुलथुले, मोटे, सुस्त, शिथिल, है ना। सो ऑप्शन बी, शिथिल एवं मोटा, सॉफ्ट एंड फैटी, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडोमॉर्फिक बॉडी टाइप्स की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे क्या कह रहा है, पाइकनिक, या जिसको हिंदी में पिकनिक कह लो, पिकनिक एक अलग चीज है, पाइकनिक की बात हो रही, पाइकनिक एथलेटिक, बस भाई ये आ गया। पाइकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक शरीर के प्रकार किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, यानी इन टाइप्स को पाइकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक को किसने दिया था, हु प्रपोज द बॉडी टाइप्स पाइकनिक, एथलेटिक एंड एस्थेनिक, शेल्डन, क्रैशमर, जंग या फिर हॉल। चलो बताओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पाइकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक की जब भी बात आएगी तो भैया किसकी आएगी, मिस्टर क्रैशमर। ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट है, क्रैशमर के द्वारा ये थ्री बॉडी टाइप्स आपके दिए गए थे। सो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे। 50वां प्रश्न आपसे कह रहा है, शारीरिक बनावट सूचक है भैया किसका, फिजिकल बिल्ड इज इंडिकेटर ऑफ, फिजिकल बिल्ड किसका इंडिकेटर है भैया, चरित्र का, कैरेक्टर का, स्वास्थ्य हेल्थ का, व्यक्तित्व पर्सनालिटी का, फिजिकल फिटनेस का, चलो शारीरिक योग्यता का। फटाफट से बताओ 50वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, शारीरिक बनावट जो होती है वो किसकी सूचक होती है। तो इसमें भी क्या है ना, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट मैं आपको बिलीव दिलाता हूं इस क्वेश्चन में ना 40% बच्चे शारीरिक योग्यता, फिजिकल फिटनेस आंसर लगा के आएंगे, ठीक है, जबकि आपका फिजिकल बिल्ट जो इंडिकेट करता है आपकी जो फिजिकल फिजिक एक्चुअल में आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करती है, ठीक है, व्यक्तित्व का। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। सवाल बड़ा सिंपल है और सिंपल सवाल ही आपकी नैया डुबोते हैं आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि हार्ड क्वेश्चंस, टिपिकल क्वेश्चंस को आप बहुत ही गहन तरीके से देखते हो, बहुत ही डीपली आप उस क्वेश्चन पे कम से कम अगले एक सिंपल क्वेश्चन की अपेक्षा आप 10 सेकंड ज्यादा देते हो उसको समय समझते हो। बट इन सिंपल क्वेश्चंस में ना आप बस क्वेश्चन पढ़े फटाक से, बस जो दिमाग में फर्स्ट टाइम आपने खट से मार दिया, इट्स अ रॉन्ग वे। हर क्वेश्चन को सीरियसली लीजिए, 2 सेकंड ज्यादा लीजिए। नेगेटिव मार्किंग है प्यारे साथियों यूपीएलटी में, काहे की हड़बड़ी होगी, प्यार से सवाल करो, आराम से, जो आ रहा है उतना भी कर ले जाओगे सिलेक्शन हो जाएगा, ये लो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों, शारीरिक तंदुरुस्ती की योग्यता है, द एबिलिटी ऑफ फिजिकल फिटनेस इज, फिजिकल फिटनेस की एबिलिटी योग्यता क्या है भैया, दैनिक कार्य करना, परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटीज, मूलभूत कौशल मापना, मेजरिंग बेसिक स्किल्स, समूह का वर्गीकरण, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ अ टीम, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं, नन ऑफ दी अबव। बताओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, शारीरिक तंदुरुस्ती, फिजिकल फिटनेस का इन ऑप्शन में से क्या मतलब हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें भी ना कंफ्यूजन होती है, मैक्सिमम लोग या कुछ लोग ना बी के साथ जाएंगे, मूलभूत कौशल मापना, उसी को फिजिकल फिटनेस कहते हैं। हाँ भैया ठीक है, आप इतनी दूर दौड़ जाओ तो आप फिट हो, है ना,
बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो जो शारीरिक तंदुरुस्ती होती है उसकी योग्यता निर्धारित होती है आपकी दिनचर्या, आपकी डेली लाइफ। आपकी डेली लाइफ के अंदर आप अपने कामों को कितने बेहतर तरीके से बिना थके कर पा रहे हो, दैट मीन्स दैनिक कार्य को करना। ठीक है, यू परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटीज। ओके, सो ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हो तो भैया आप बिल्कुल करेक्ट होगे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, 52वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों, किसी टेस्ट के चयन के लिए क्या मानदंड आवश्यक है भैया। ठीक है, व्हाट क्राइटेरिया इज नेसेसरी फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ टेस्ट। किसी टेस्ट का सिलेक्शन करना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया या क्या मानदंड फिक्स्ड होगा, नेसेसरी होगा, जरूरी होगा। वैज्ञानिक प्रामाणिकता चाहिए, उसकी साइंटिफिक वैलिडिटी, प्रशासनिक दृष्टिकोण से वो उपयुक्त होना चाहिए टेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोप्रिएटिव होना चाहिए, या फिर शैक्षणिक प्रयोग से अप्रूवल होना चाहिए, उसमें एजुकेशनली यूजफुल होना चाहिए, या फिर इनमें से सभी, ऑल ऑफ दी अबव। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। भाई किसी टेस्ट के चयन के लिए जो मानदंड है, पहली चीज तो साइंटिफिकली अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी अप्रूव होना चाहिए, उसके दृष्टिकोण से भी वो चीजें उपयुक्त होनी चाहिए भैया। शैक्षणिक प्रयोग से भी उसका एजुकेशनल यूजफुल होना चाहिए, तब तो उस टेस्ट को कराने का कोई मतलब, यानी कि ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दी अबव के साथ अगर आप जाते हैं भैया तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपको क्या कह रहा है, 53, 53वां प्रश्न, वृद्धि एवं विकास की 12 से 18 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। ठीक है, द एज ऑफ 12 to 18 years in growth and developments is called यौवनागमन, प्यूबर्टी, किशोरावस्था, एडोलेसेंस, बाल्यकाल, चाइल्डहुड, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं, नन ऑफ दी अबव। फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया। 53वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या कह रहा है, 12 से 18 वर्ष की जो आयु होती है भैया वो किसके अंतर्गत आती है। तो किसके अंतर्गत आती है, 12 से 18 वर्ष, सीधी सी बात है 12 से 18। ठीक है, 12 के बाद क्या आता है, 13 आता है, 13 में क्या लग गया है, टीन लग गया है, 18 तक भी क्या लगा है, 18 से 19 तक भी टीन लगा हुआ है ना। तो इससे आपको रिमेंबर रखना है टीन, दैट इज किशोरावस्था, एडोलेसेंस आती है आपकी। ठीक है, इस चीज को आपको रिमेंबर रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों, भाव प्रबोधन, अराउजल को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। अराउजल इज डिफाइंड एज दुश्चिंता स्तर पर, लेवल ऑफ एंजाइटी, भावनात्मक उत्तेजना पर, इमोशनल स्टिमुलेशन पर, कार्य करने के लिए तैयारी की भिन्न भिन्न जो कोटियां होती है, फॉर्म्स होते हैं उस पर, यानी कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ रेडीनेस ऑफ फॉर एक्शन, या फिर पारवी अधिस्थूलक शोध, यानी पेरिफेरल सोमैटिक रिसर्च के ऊपर। बताओ भैया 54वां प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, भाव प्रबोधन। अराउजल को अगर हम डिफाइन करना चाहें भैया तो कार्य करने के लिए जो भिन्न भिन्न आपकी लेवल्स हैं, जो कोटियां हैं, वो इसके साथ कनेक्ट होती हैं। सो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं भैया तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, डिफरेंट लेवल्स ऑफ रेडीनेस फॉर एक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे क्या कह रहा है, आचरण विज्ञान एवं मानसिक प्रक्रिया जानी जाती है किस चीज के लिए। ठीक है, द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस इज नोन एज मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, किन्सियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी, सोशलॉजी, समाज शास्त्र। बताओ भैया सभी के जवाब आना चाहिए, क्या आसान सा सवाल है आपके सामने, क्या होगा सही जवाब, सॉरी जवाब नहीं, सही जवाब आचरण विज्ञान और मानसिक प्रक्रिया जो होती है किसके तहत गुजरती है, आपकी साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान अध्ययन है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मानव मन का, ह्यूमन माइंड का, मानव व्यवहार का, ह्यूमन बिहेवियर का, मानव मस्तिष्क कार्य प्रणाली का, फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन, या फिर इमोशंस का, संवेग का। चलो
क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 56वें प्रश्न का सही जवाब सभी के आने चाहिए फटाफट से। क्या होगा सही जवाब? मनोविज्ञान, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं तो भैया आप बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 आपसे क्या कह रहा है? वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। इन मॉडर्न टाइम साइकोलॉजी इज, आज के डेट की बात हो रही है। मस्तिष्क का विज्ञान कहलाता है, साइंस ऑफ ब्रेन। व्यवहार का विज्ञान कहलाता है, साइंस ऑफ बिहेवियर। चेतना का विज्ञान कहलाता है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। या फिर साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान कहलाता है। आज के टाइम पे मॉडर्न एरा की बात हो रही है, तो बताओ फटाफट से 57वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? भाई मॉडर्न एरा में क्या है? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सो ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं व्यवहार का विज्ञान, ह्यूमन बिहेवियर, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58 आपसे क्या कह रहा है भैया? आधुनिक मनोविज्ञान अध्ययन का संबंध किसके साथ है? देखो अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। इससे पहले क्या पूछा आपसे? देखो वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है ये पूछा। अब क्या पूछ रहा है? आधुनिक समय में अध्ययन का संबंध किससे है? मॉडर्न साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ सोल, माइंड, बिहेवियर एंड इंटेलिजेंस। बताओ फटाफट से। आसान बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉडर्न साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ, दैट इज ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर, व्यवहार से। सो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कर रहा है? आधुनिक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? फिर से वही चीज पूछा बट अलग तरीके से। मॉडर्न साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, मेरा काम है आपका रिवीजन कराना, ये चीज रिमेंबर रखिएगा, क्योंकि अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन मैं इसलिए आपके सामने ला रहा हूँ बिकॉज आपके दिमाग में एक चीज सेट हो जाए कि ये क्वेश्चन को किस किस टाइप से पूछा जा सकता है ना। सो बताओ मॉडर्न साइकोलॉजी इज द स्टडीज बॉडी, डिजीज, ब्रेन और बिहेवियर। अब तो सभी के जवाब आने चाहिए। बताओ भैया 59वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? मॉडर्न साइकोलॉजी किसकी स्टडी करती है? बिल्कुल भैया बिहेवियर की। तीन क्वेश्चन को लगातार लाने का ध्येय था कि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि ह्यूमन साइकोलॉजी एट द मॉडर्न एरा इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इट्स रिलेटेड इज ओनली बिहेवियर इन मॉडर्न एरा। आज की डेट में, आधुनिक काल में अगर साइकोलॉजी की बात की जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ कनेक्टेड करेगी? आपके बिहेवियर के ऊपर कनेक्ट करेगी। इन 3 क्वेश्चन आपका ये ध्येय तो क्लियर हो गया। यही मेरा उद्देश्य था, एम था, मोटिव था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग का जो सिद्धांत था इसका आविष्कार किसने किया भैया? हु प्रपोज द कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग? प्लेटो, पावलोव, जुगोनर या फिर थॉर्नडाइक? अब ये तो रटने वाली चीज है, आपको रटनी पड़ेगी। बताओ भैया 60वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था भैया? किसने किया था? बिल्कुल कंडीशनल की बात आएगी तो मिस्टर पावलोव का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं तो भैया आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ओके, ये चीज रिमेंबर रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 61, 61वां प्रश्न आपसे कह रहा है व्यक्तिगत विभिन्नताएं निम्न कारणों से है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं निम्न कारणों से, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज ड्यू टू, किसके द्वारा? पर्यावरण प्रभाव के द्वारा, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस के द्वारा, वंशानुक्रम प्रभाव, हेरिडिटी इन्फ्लुएंस के द्वारा, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। बताओ भैया व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है वो इन चारों में से किसके कारण की वजह से हैं? 61वें प्रश्न का सही जवाब आपको देना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? क्या हो जाएगा सही जवाब? सभी के आंसर आने चाहिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं, किसी के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, किसी बच्चे के अंदर, किसी ह्यूमन के अंदर, है ना, हमारे आपके अंदर, तो किसकी वजह से होते हैं भैया? हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के थ्रू होते हैं। ठीक है, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण, यानी कि ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, 62वां प्रश्न आपसे कह रहा है मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है भैया? ठीक है, साइको फिजिकल यूनिटी
ठीक है। साइकोफिजिकल यूनिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ इज कॉल्ड मन तथा शारीरिक शरीर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी, शरीर तथा हड्डियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड बोन्स, शरीर तथा हृदय का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड हार्ट, एंड आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोल एंड मसल्स। सो मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता होती है, साइकोफिजिकल यूनिटी जो होती है, वो क्या कहलाती है भैया? फटाफट से बताएंगे। 62 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मानव जीवन की भौतिक एकता क्या कहलाएगी? मन तथा शरीर का विकास। ठीक है। साइकोफिजिकल, साइको मीन्स आपके मन से रिलेटेड, फिजिकल मीन्स आपके शरीर से रिलेटेड, इन दोनों का डेवलपमेंट होगा, दैट इज साइकोफिजिकल यूनिटी। डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी, सो ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हैं भैया तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपके सामने, अंतर्मुखी व्यक्ति रुचि रखते हैं किस चीज में? इंट्रोवर्टेड इंडिविजुअल्स आर इंटरेस्टेड इन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अन्य व्यक्तियों में, इन अदर पीपल, दूसरे पे रुचि रखते हैं, स्वयं अपने में, खुद में रुचि रखते हैं, विद इन देमसेल्व्स, सामाजिक कार्यों में, सोशल एक्टिविटीज में ज्यादा बिलीव करते हैं, या फिर इन फिजिकल एक्टिविटीज, शारीरिक कार्यों में। जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं भैया, आपको बताना है उनकी रुचि किस में ज्यादा होती है। 63वें प्रश्न का सही जवाब आपको बताना है, क्या होगा? तो यहीं से समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे। अंतर्मुखी, अंतर मतलब क्या? अपने अंदर, खुद से, यानी कि स्वयं अपने से, विद इन देमसेल्फ, स्वयं अपने में ज्यादा रुचि रखते हैं भैया अंतर्मुखी व्यक्ति जो होते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 64, 64वां प्रश्न आपसे कह रहा है साइको का अर्थ क्या होता है भैया? ठीक है, विज्ञान, साइंस, बिहेवियर, व्यवहार, आत्मा, सोल या फिर माइंड। चलो फटाफट से बताओ, साइको का मतलब क्या होगा? साइको 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 का मतलब क्या होगा? प्राचीन में जाओगे तो समझ में आ जाएगा। ऑप्शन सी, आत्मा। स्टार्टिंग में क्या कहा? साइको का मतलब आत्मा। ठीक है, लॉजी मीन्स अध्ययन, विज्ञान, साइंस। ठीक है, आत्मा का विज्ञान। ऑप्शन सी अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है भैया, सिगमंड फ्रायड को किसका जनक माना जाता है प्यारे साथियों? सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ प्रेरणा के सिद्धांत का, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, संबद्धता के सिद्धांत का, थ्योरी ऑफ एफिलिएशन, मनोविश्लेषण सिद्धांत का, साइको एनालिसिस थ्योरी का, या फिर समानता के सिद्धांत का, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी। चलो फटाफट से बताओ, क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 65, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिक थ्योरी। ठीक है, या साइको एनालिसिस थ्योरी, एनालिटिक थ्योरी सिगमंड फ्रायड के नाम से जानी जाती है भैया, उन्होंने उसका प्रतिपादन किया था। सो ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं भैया तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? तुलनात्मक रूप से हर परिस्थिति में स्थिरता से सोचना, महसूस करना और व्यवहार करना मनुष्य का कौन सा गुण कहलाता है भैया? द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन थिंक, फील एंड बिहेव कंसिस्टेंटली अक्रॉस सिचुएशन इज कॉल्ड। व्यवहार, बिहेवियर, ट्रेट यानी कि गुण, व्यक्ति इंडिविजुअल, या फिर पर्सनालिटी व्यक्तित्व। चलो फटाफट से बताओ, 66th क्वेश्चन, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तुलनात्मक रूप से हर परिस्थिति में स्थिरता से सोचना, महसूस करना, व्यवहार करना, ये एक इंसान की कंप्लीट पर्सनालिटी को दर्शाने का काम करता है भैया। सॉरी, व्यक्तित्व। जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 66, यस, कंप्लीट पर्सनालिटी को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते हो तो आप बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ एक और चीज कभी कभी होता है, देखो इस क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ। होता क्या है, जैसा भी मेरे साथ हुआ गलती, क्वेश्चन बड़ा इजी था, मन में पहले व्यक्तित्व आ गया, पर्सनालिटी होगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हिंदी के क्वेश्चंस के साथ इंग्लिश के क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़िए अपने एग्जाम में। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा ध्यान रखिएगा। आप जब भी फिजिकल एजुकेशन का पेपर सॉल्व करेंगे,
हिंदी पढ़िए, अच्छी बात है, बट एक बार उसका इंग्लिश क्वेश्चन जरूर देखिए। इसलिए आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेरे सेशन में आपने देखा होगा कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज करता हूँ टर्म्स में। इट्स अ मेजर डिफरेंस। समझ लो कि सिलेक्शन का ये, मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत बड़ा इफेक्ट करता है, बट इट्स अ 0.1%। 0.1% से सिलेक्शन रुकता है बच्चों का। ठीक है, ध्यान रखिए, समझिए। यहाँ व्यक्ति मीन्स इंडिविजुअल हो गया, व्यक्तित्व मीन्स पर्सनैलिटी हो गया। ठीक है, यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन में आते ही देखो मेरा पहला टिक कहाँ लगा, व्यक्त पे ही समझ में आया था, व्यक्ति, व्यक्तित्व। ठीक है, खटाक से लग गया, आपने गोला मार दिया, कहानी खत्म। उसके बाद तो आप सही नहीं कर सकते हैं जी। तो ध्यान रखिएगा, कुछ टर्मोलॉजीज, कुछ टर्म्स हिंदी इंग्लिश में, मतलब पूरे क्वेश्चंस को आपको इंग्लिश में भी एक सरसरी नजर आपको रखनी है अगर आप हिंदी प्रेफर करते हो तो। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। भले आप हिंदी से पढ़े हो, हिंदी के साथ आप इंग्लिश को भी एक सरसरी निगाह से जरूर देखो, आपका कंफ्यूजन दूर होगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, लक्ष्य अत्यंत प्रभावी होता है कब, जब, तब। अ गोल इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, स्वयं के सभी लक्ष्यों को छोटे छोटों में जब हम बांट देते हैं तब। ब्रेकिंग अ पर्सनल गोल्स इनटू ए स्मॉलर पार्ट्स, या फिर सफलता को स्वयं की उन्नति का प्रतिफल मानते हैं। कंसिडरिंग अ सक्सेस एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट, स्वयं के लक्ष्यों को प्राप्त योग्य और यथार्थवादी मानते हैं। गोल्स आर अचीवेबल एंड रियलिस्टिक, या स्वयं को गर्वान्वित करने वाली वास्तविक चुनौती देते हैं। गिविंग वन सेल्फ अ प्राइडफुल रियल चैलेंजेस। लक्ष्य कब प्रभावित होता है इन चारों में से, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, लक्ष्य कब प्रभावित होगा, जब आप स्वयं के लक्ष्यों को प्राप्ति योग्य और यथार्थवादी मानते हैं। गोल्स आर अचीवेबल एंड रियलिस्टिक, तभी तो वो ज्यादा प्रभावी होगा भैया। लक्ष्य पता चला, योग्य तो क्या है, लक्ष्यों को स्वयं को आप तो अपने योग्य तो मान रहे हो भैया, इसको मैं प्राप्त कर सकता हूँ, बट वो अचीवेबल ही नहीं है, रियलिस्टिक है ये नहीं। अचीवेबल तो है बट रियलिस्टिक नहीं है, आपके मन में ही बस आप उसको अचीव कर सकते हो, तो वो लक्ष्य थोड़ी ना होगा। सो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68। 68वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों, अभिप्रेरणा में स्थिर परक कारक क्या है भैया। Which is a situational factor in motivation, आवश्यकता, नीड, गोल, लक्ष्य, टाइप ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का प्रकार, या फिर नेतृत्व शैली, लीडरशिप स्टाइल। अभिप्रेरणा में जो स्थिर परक कारक होता है वह क्या है भैया। क्वेश्चन नंबर 68 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल अभिप्रेरणा में जो स्थिर परक कारक होता है, सिचुएशनल फैक्टर होता है मोटिवेशन में, तो क्या होता है, वो एक लीडरशिप स्टाइल होती है भैया। ठीक है, नेतृत्व शैली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है आपसे, फिलोसफिकल रिसर्च इज आल्सो कॉल्ड, दार्शनिक शोध यह भी कहलाता है क्या, तर्कमूलक शोध कहलाता है भैया, लॉजिकल रिसर्च कहलाता है, प्रत्यक्षिक शोध कहलाता है, एम्पिरिकल रिसर्च, संकल्पनात्मक शोध कहलाता है, कंसेप्चुअल रिसर्च कहलाता है, व्यवहार परक शोध कहलाता है, बिहेवियरल रिसर्च कहलाता है। बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 69 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या होगा। संकल्पनात्मक शोध, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं। दार्शनिक शोध क्या होती है भैया, एक कंसेप्चुअल रिसर्च के अंतर्गत आती है, इसको हम ये भी कहते हैं कंसेप्चुअल रिसर्च भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 आपसे क्या कह रहा है खेलों में आंतरिक ऊर्जा अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, हु प्रपोज द सरप्लस एनर्जी थ्योरी इन स्पोर्ट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना के नोट कर लीजिएगा, पेपर में छपने वाला सवाल है। ठीक है, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, कार्ल ग्रूस, पैट्रिक हेंडरसन, स्टेनले हॉल, या फिर शिलर एंड स्पेंसर। चलो फटाफट से बताओ,
70वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सरप्लस एनर्जी थ्योरी, खेलों की, स्पोर्ट्स की, किसने की? बिल्कुल ऑप्शन डी, शिलर एवं स्पेंसर के साथ अगर आप जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 71, स्पेंसर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा भैया? इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज डिड स्पेंसर डिवाइड पर्सनैलिटी? 7, 6, 3 और 4। चलो फटाफट से बताओ, स्पेंसर ने व्यक्तित्व को कितने भाग में बांटा भैया? कितने भाग में बांटा स्पेंसर ने? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हो 6 भाग में तो आप भैया बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है भैया? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है? प्रशंसा और भर्त्सना, प्रेज एंड ब्लेम, ओके, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, पुरस्कार एवं दंड, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, या फिर सहज क्रियाएं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है? आर्टिफिशियल मोटिवेशनल का टाइप नहीं है भैया। 72वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आर्टिफिशियल मोटिवेशन, किसी की प्रशंसा कर रहे हो, ठीक है, किसी पे ब्लेम कर रहे हो तो एक बनावटी हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है। आप रिवॉर्ड दे रहे हो, पनिशमेंट दे रहे हो, ये भी आर्टिफिशियल के अंदर आता है। हाँ, एक्सटेंसिव मोटिवेशन में लॉ ऑफ इफेक्ट भी उसी के अंतर्गत आता है। बच गई आपकी सहज क्रियाएं, इट्स नॉट आर्टिफिशियल। ठीक है, ये खुद से स्वतः ही आती हैं सहज क्रियाएं जो होती हैं। सो ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते हैं तो भैया आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 आपसे क्या कह रहा है? वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है और घटाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? द फैक्टर दैट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस अ पर्सन्स एंथुजियाज्म टू एक्ट इज कॉल्ड अधिगम, लर्निंग, स्वाधारण, सेल्फ कॉन्सेप्ट, प्रेरणा, मोटिवेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 73rd क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक ऐसा कारक जो एक इंसान के काम करने के लिए उसको प्रोत्साहित भी कर देगा या हतोत्साहित भी कर देगा। ठीक है, मोटिवेट भी करेगा, डिमोटिवेट भी करेगा। तो जाहिर सी बात है इट्स अ मोटिवेशन, प्रेरणा। ठीक है, सो ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं भैया तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 74, 74वां प्रश्न कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक होती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स इन स्वयं को समझने में, अंडरस्टैंडिंग वनसेल्फ, बालक को समझने में, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, शिक्षण विधियों के चयन में, सेलेक्टिंग टीचिंग मेथड्स, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में, एंटायर एजुकेशनल प्रोसेस में। फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है, वो किस चीज में सहायक करता है भैया? बिल्कुल आपकी समग्र शैक्षिक प्रक्रिया में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में, एंटायर एजुकेशनल प्रोसेस में हेल्प करती है भैया। सो ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल सही होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्लास लंबी होगी बट आपका फुल ऑन रिवीजन होगा साइकोलॉजी का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए जुड़े हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा। इस क्लास में जितने क्वेश्चन हो सकेंगे 250 में से मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन तो कम से कम कवर कर ही लूंगा। ठीक है, चलिए, उत्कृष्ट एथलीटों में कौन कौन से सामान्य व्यक्ति गुण होते हैं? ठीक है, विच जनरल ट्रेड्स आर फाउंड इन एक्सेलेंट एथलीट्स? काम का तरीका, वर्क मेथड उनका होता है, कौशल स्किल होती है, मानसिक स्वास्थ्य सामर्थ्य होता है भैया, मेंटल स्ट्रेंथ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। उत्कृष्ट एथलीटों में कौन से सामान्य व्यक्ति के गुण होते भी, एक नॉर्मल इंसान के गुण कौन से होते हैं? 75वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? फटाफट से सभी का जवाब आना चाहिए भैया। भैया जाहिर सी बात है एक काम करने का तरीका भी हो जाएगा, उसकी स्किल्स डिफेंड करेंगी, सिर्फ मानसिक सामर्थ्य क्या, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स की ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते हैं भैया तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन 76 की हम बात करें, क्या कहता है मानव मनोविज्ञान किसके अध्ययन तक सीमित होती है? ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी इज लिमिटेड टू द स्टडी ऑफ आचरण, बिहेवियर, मनोवृत्ति, एटीट्यूड, फिजिकल एबिलिटी, शारीरिक योग्यता, या फिर ए और बी दोनों? चलो फटाफट से बताओ। 76वां प्रश्न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन साइकोलॉजी इज लिमिटेड टू द स्टडी ऑफ, मानव मनोविज्ञान किसके अध्ययन तक सीमित होता है? देखो बिहेवियर तो बिल्कुल करेक्ट होगा भाई, जहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी की बात है दैट इज कॉल्ड बिहेवियर, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, उसका एटीट्यूड भी उसके बिहेवियर के साथ ही कनेक्ट होता है। सो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट होगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य उत्प्रेरणा नहीं है? आसान सवाल है, लेकिन नहीं वाला जो होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल मोटिवेशन? एक्सटर्नल मोटिवेशन कौन सा नहीं है? रिवॉर्ड, पुरस्कार, पनिशमेंट, ठीक है, सजा दे दो, प्रशंसा प्रेज कर दो, या डिजायर कर, इच्छा। बताओ बाह्य प्रेरणा का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? इसमें से 77वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्या होगा भाई? देखो रिवॉर्ड पुरस्कार दोगे तो ये भी आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आता है, आप सजा दे दोगे तो ये भी आता है, आपने उसको थोड़ी सी तारीफ कर दी ये भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आता है। इच्छा, किसी की इच्छा से एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होता। तो ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाएंगे भैया तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है? नहीं है पूछा है। ठीक है चलिए अगले सवाल पे। 78 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित और निर्देशित करता है। ये परिभाषा किसने दी? मोटिवेशन इज द इफेक्ट ऑफ जनरल एक्टिविटीज दैट इंडिकेट एंड डायरेक्ट एन ऑर्गेनिज्म बिहेवियर। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय जॉनसन, गुड, बर्नार्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ 78 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये जो डेफिनेशन भैया किसके द्वारा कही गई है? मिस्टर जॉनसन के द्वारा कही गई है। अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो भैया आप बिल्कुल करेक्ट है। अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है भैया? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ मोटिवेशन? सहानुभूति एम्पैथी, आवश्यकता नीड, प्रेरणा इंस्पिरेशन, या फिर टू मोटिवेट प्रेरित करना। बताओ भैया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 79 का? भाई अभिप्रेरणा के पक्ष में कौन है? अब सहानुभूति दोगे तो उसको कौन सा मोटिवेशन मिलेगा? बोल दो भैया सामने से, अरे ठीक है तुम अच्छा खेले, रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, ये होगा वो होगा। आप उसको सहानुभूति दे रहे हो, क्या मतलब हुआ? उसको प्रभाव थोड़ी ना पड़ा कि उसने गंदा खेला कि अच्छा खेला। ठीक है, तो मोटिवेशन का जो एस्पेक्ट नहीं होगा वो इसमें से होगा सहानुभूति, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 80, 80वां प्रश्न, एक विशेषता या गुण जो एक विषय से दूसरे विषय के लिए बदल जाता है वह क्या कहलाता है? ए कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी दैट वेरीज फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड। एक विशेषता या गुण एक विषय से दूसरे विषय के लिए क्या हो जाए? चेंज हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो क्या कहलाएगा? चर, वेरिएबल, माप, मेजरमेंट, मानदंड, क्राइटेरिया, ठीक है, या फिर परफॉर्मेंस, प्रदर्शन। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 80वें प्रश्न का सही जवाब बिल्कुल इट्स अ वेरिएबल। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। हालांकि आपके टीसीटी में ये सवाल नहीं आएगा, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पीजीटी लेवल, बट आ गया है तो देख लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 81, आपकी राय में सभी अनुसंधानों के लिए इसमें से मुख्य क्या है? इन योर ओपिनियन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल टू ऑल रिसर्च? उपकरण, टूल्स, प्रतिक्रियाएं, प्रोसीजर्स, प्रश्न, क्वेश्चंस, या फिर परिकल्पना, हाइपोथेसिस। ये भी पीजीटी का क्वेश्चन है बट आपको इसका आंसर देना है। चलो बताओ 81वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अनुसंधानों के लिए सबसे मुख्य क्या है? भाई कोई भी रिसर्च करोगे तो जाहिर सी बात है उसके लिए सवाल
जब तक आप सवाल ही नहीं रखोगे तो आपकी रिसर्च का कोई मायने नहीं होता। क्वेश्चनर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसर्च। सो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। मनोविज्ञान किसका वैज्ञानिक अध्ययन है भैया? साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ आत्मा, सोल का, मन माइंड का, मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का, ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, या फिर चेतना कॉन्शियसनेस का? बताओ भैया, पीछे कई बार डिस्कस किया, सभी के आंसर आने चाहिए। 82वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल जहां ह्यूमन बिहेवियर कनेक्ट करेगा, है ना। सो ऑप्शन सी, मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन मनोविज्ञान इस प्रकार के वैज्ञानिक अध्ययन का अध्ययन करता है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 83। किस दर्शन के अनुसार आसन्न सांसारिक उद्देश्य की सूक्ति को व्यवहारिक विचार के रूप में माना गया है? According to which philosophy, the maximum immediate worldly aim is considered as a practical idea? अस्तित्ववाद, एक्जिस्टेंशियलिस्ट, पराभौतिक, मेटाफिजिकल, आदर्शवाद, आइडियलिज्म, या फिर उपयोगितावाद, प्रैग्मेटिज्म भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? किस दर्शन के अनुसार सांसारिक उद्देश्य, आसन्न सांसारिक उद्देश्य की सूक्ति को व्यवहारिक विचार के रूप में माना गया? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन डी, उपयोगितावाद। प्रैग्मेटिज्म के साथ आप जाएंगे, इसको आप प्रैग्मेटिज्म के नाम से जानेंगे। ठीक है, उपयोगितावाद। ओके, सो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 आपसे क्या कह रहा है? खेलों के पुनरावृत्ति सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who proposed the recapitulation theory of play? कार्ल ग्रूस, जी स्टैनली हॉल, मैकडूगल, या फिर सिगमंड फ्राइड? बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 84वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? किसने किया? रिकैपिटुलेशन थ्योरी ऑफ प्ले, बिल्कुल जी स्टैनली हॉल के द्वारा दी गई। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं भैया तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 85। वह कौन सा दर्शन है जो सत्य तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर जोर देता है भैया? किस पर? वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर जोर देता है। विच फिलोसफी एम्फसाइजेस द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड टू रीच ट्रुथ? यथार्थवाद, रियलिज्म, आदर्शवाद, आइडियलिज्म, व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, या फिर नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद? 85वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? हो जाएगा, क्या कह रहा है? ट्रुथ। जब पे ट्रुथ की बात आएगी तो आपके रियल, ट्रुथ मीन्स रियल भाई, यथार्थ ही तो सत्य है, दैट इज यथार्थवाद। आइडियलिज्म, दैट इज ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चंस के कुछ शब्दों को भी पकड़ लोगे ना तो साइकोलॉजी में आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस नेम और डेट को छोड़ के भाई। ठीक है, 86वां प्रश्न। प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? द प्रोपोनेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? पावलोव है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है, C.L. हल है? बताओ क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होगा सही जवाब? बिल्कुल रीइंफोर्समेंट थ्योरी की बात आएगी C.L. हल हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका हल, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 87। मनोवैज्ञानिक फ्रायड, सिगमंड फ्रायड, मनुष्य के भीतर मनुष्य क्या मानता है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट मिस्टर फ्रायड, व्हाट इज द मैन विद इन द मैन? मनुष्य के भीतर मनुष्य
इदम, आईडी, ईगो, अहम, परम अहम, सुपर ईगो, उपर्युक्त में से कोई नहीं। थ्योरी क्लास में मैंने इसको बताया है। बताओ भैया 87वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सभी जवाब आने चाहिए फटाफट से। जब मनुष्य के भीतर मनुष्य की बात आ जाती है दैट इज कॉल्ड अहम, ईगो कहलाता है भैया, ईगो। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 88, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ठीक है, की स्थापना किस वर्ष में की थी? किसने की थी? पिछले क्वेश्चन में हमने क्लियर किया किस वर्ष हुई थी। इन विच ईयर वाज द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एस्टैब्लिश्ड? 1955, 1944, 1965, 1974। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की स्थापना कब हुई थी भैया? कब हुई थी? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं किसके साथ? ऑप्शन सी 1965 के साथ, तो भैया आप बिल्कुल करेक्ट है। 1965 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की स्थापना की गई। ठीक है, 89th क्वेश्चन, एक मनोवैज्ञानिक किस पर काम करता है? अ साइकोलॉजिस्ट वर्क्स ऑन, मानव क्षमता पर, ह्यूमन एबिलिटी के ऊपर वर्क करता है, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर वर्क करता है, मानव व्यवहार के ऊपर, मानव शारीरिक व्यवहार के ऊपर, ह्यूमन फिजियोलॉजिकल या फिजिकल बिहेवियर के ऊपर, या प्राकृतिक मानव समझ के ऊपर, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर। बताओ भैया 89th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी के जवाब आने चाहिए, बहुत आसान सा सवाल है, सवाल को समझ जाओगे। किसके ऊपर? बिल्कुल एक साइकोलॉजिस्ट किस पे? आपके बिहेवियर के ऊपर ही तो करता है कि आप जैसा बिहेव कर रहे हो उसके सराउंडिंग वो आपको डायरेक्शन देता है भी आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या सहूलियत बरतनी चाहिए। सो खेल ही जीवन है, ये सिद्धांत किसने दिया? इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द थ्योरी प्ले इज लाइफ, प्ले इज लाइफ वॉज गिवन बाय एरिस्टोटल, अरस्तु, मैकडूगल, पैट्रिक, जॉन डेवी। बताओ भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 90th का? तो प्ले इज लाइफ किसने बोला भैया? बिल्कुल मिस्टर जॉन डेवी। ऑप्शन डी के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 91 ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 91 को। आदर्शवाद दर्शन का मुख्य उद्देश्य तलाशना है। द मेन एम ऑफ आइडियलिस्टिक फिलोसफी इज टू सीक, तलाशना, क्या तलाशना? मनुष्य के शरीर, मन और भावनाओं में उपयुक्तता, हार्मोनी ऑफ बॉडी, माइंड एंड इमोशंस को तलाशना, सत्य, सुंदरता और अच्छाई को, ट्रुथ, बिहेवियर एंड गुडनेस को तलाशना, या फिर व्यक्ति के स्वयं की अनुभूति को तलाशना, सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो अगर हम चले 91 क्वेश्चन के साथ तो ऑप्शन बी सत्य, सुंदरता और अच्छाई। आदर्शवाद की बात आएगी तो सत्य, सुंदरता और अच्छाई, ट्रुथ, बिहेवियर और गुडनेस को तलाशना ही आदर्शवाद दर्शन के अनुरूप है। सो अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे प्यारे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 की बात करेंगे। सच्चाई, सुंदरता एवं अच्छाई को पाना किसका लक्ष्य है? उसी क्वेश्चन को ऑप्शंस के हिसाब से पूछ लिया। द अटेनमेंट ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस इज द गोल ऑफ क्षणभंगुरतावाद, एम्फेमेरियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद, रियलिज्म, वास्तविकतावाद, या फिर आइडियलिज्म, आदर्शवाद। बताओ भैया क्या होगा 92nd क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? 92वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? आदर्शवाद। ठीक है, आदर्शवाद। ओके, आदर्शवाद। ठीक है, 93rd क्वेश्चन। एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक आजकल आवश्यक रूप से है। अ फिजिकल एजुकेशन टीचर नाउडेज इज एसेंशियली, एक निर्देशदाता के रूप में है एज एन इंस्ट्रक्टर, एक गति शिक्षक के रूप में है, अब मूवमेंट एजुकेटर के रूप में, एक अभ्यास मास्टर, अ ड्रिल मास्टर, या ऑल ऑफ द अबव। चलो बताओ इंपॉर्टेंट और आसान सवाल क्वेश्चन नंबर 93 का
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? एक फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात करें तो वो एज एन इंस्ट्रक्टर भी काम कर रहा है, वो एज एन मूवमेंट एजुकेटर भी काम कर रहा है, वो एज एन ड्रिल मास्टर भी काम कर रहा है भैया, मार्च पास करा रहा है और भी एक्टिविटीज करा रहा है, पीटी करा रहा है, ड्रिल्स करा रहा है ना? तो यानी कि ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते हैं भैया तो आप बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 की बात करेंगे। 94वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? मनोविश्लेषण की चिकित्सा को किसने विकसित किया भैया? ठीक है, हु डेवलप द साइको एनालिटिक थेरेपी, थ्योरी कह सकते हो, थेरेपी कह सकते हो, थेरेपी। स्किनर, सिगमंड फ्राइड, प्लेटो, डार्विन। बताओ भैया फटाफट से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 94 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मनोविश्लेषण की चिकित्सा को किसने विकसित किया भैया? किसने किया? मनोविश्लेषण चिकित्सा की बात जब भी आएगी मिस्टर सिगमंड फ्राइड का नाम याद रखिएगा। ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। 95वां प्रश्न, शब्द साइकोलॉजी आया है। द वर्ड साइकोलॉजी इज डेराइव्ड फ्रॉम, लैटिन शब्द से आया है भैया, लैटिन वर्ड से आया है, स्पेनिश शब्द से, स्पेनिश वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक शब्द से, या फिर चीनी शब्द चाइनीज वर्ड से आया? बताओ साइकोलॉजी शब्द कहाँ से निकल करके आया? क्वेश्चन नंबर 95 कहाँ से निकला? बिल्कुल साइकोलॉजी वर्ड जो है आपका ग्रीक वर्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रीक वर्ड से निकला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मनोविज्ञान को कहा जाता है, साइकोलॉजी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी, आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल, प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, या फिर मानव का विज्ञान, साइंस ऑफ मैन। बताओ भैया मनोविज्ञान को इन ऑप्शंस के हिसाब से अगर आप जाओगे तो क्या सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 96 का? तो इनके हिसाब से अगर आप जाओगे तो प्राचीन समय में आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। ठीक है, सो ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, साइको का क्या मतलब है भैया? द मीनिंग ऑफ वर्ड साइको इज विज्ञान, साइंस, व्यवहार, बिहेवियर, सोल, आत्मा, या फिर स्टडी। बताओ, आसान बट एक मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। साइको का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 97 का सभी के जवाब आना चाहिए। साइको मीन्स सोल, आत्मा भैया। ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 98, मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? इवान पावलोव, सिगमंड फ्राइड, जॉन वॉटसन, विलियम वुंड। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। मनोविज्ञान का जनक किसे माना गया भैया? बिल्कुल विलियम वुंड के साथ जाओगे अगर आप ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हो। 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मिस्टर विलियम वुंड। ठीक है, नाउ अगला सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है आपसे? दार्शनिक शोध को यह भी कहा जाता है, फिलोसफिकल रिसर्च इज आल्सो नोन एज। ठीक है, ये भी एक पीएचडी का क्वेश्चन है, आ गया तो सॉल्व किया जाएगा है जी। तर्कमूलक शोध, लॉजिकल रिसर्च, प्रत्यक्षित शोध, एम्पिरिकल रिसर्च, कंसेप्चुअल रिसर्च, संकल्पनात्मक शोध, बिहेवियरल रिसर्च, व्यवहार परक शोध। बताओ दार्शनिक शोध को कहा जाता है क्या भैया? क्या कहा जाता है इनमें से? क्या कहा जाता है? पीछे भी एक क्वेश्चन आया था है ना, बिल्कुल हाँ, संकल्पनात्मक शोध। ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है आपसे? प्रयोगवाद का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किसने किया? हु अप्लाइड प्रैग्मेटिज्म इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? विलियम जेम्स, जॉन डीवी, प्लेटो और पेस्टोलॉजी। बताओ भैया 100वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है प्रयोगवाद के क्षेत्र में जो प्रयोग किया किसने किया? जॉन डीवी। बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, मिस्टर जॉन डीवी। ठीक है, सो अभी हमने टॉप 100 क्वेश्चन साइकोलॉजी के सॉल्व किए। नेक्स्ट क्लास में हो सकता है थोड़ी देर में आपको ये क्लास मिल जाए। ठीक है, आई होप सो कि इस क्लास के बाद थोड़ी देर में बचे हुए क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा दें, बट
इतने क्वेश्चंस भी ना आपके रिवीजन के लिए पर्याप्त है, बट जो बचे हैं ना उनको जरूर सॉल्व कराएंगे, ठीक है। आई होप ये सेशन आपको बेहतर लगा होगा, और आपका प्यार ना टेलीग्राम चैनल पे वाकई बहुत बेहतरीन मिल रहा है। लोगों के मैसेजेस पे मैसेज आ रहे हैं, सर ज्वाइन कराइए टेलीग्राम पे, और अपनी इच्छा से। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है यार कि लोग अभी तक पेमेंट रखी थी तो पूछते थे सर कितना देना है, अभी पेमेंट हटा दी तो अपने मन से ज्यादा ही पेमेंट कर रखी हूँ। ये बिलीव दिखाता है कि वाकई में आपको चीजें बेहतर मिल रही हैं। जो स्टडी मटेरियल पूरी जीएस की नोट्स डाल दी मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर, पूरी प्रॉपर। आपको उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। जीएस का अगर आपको डर लग रहा है ना, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। सारी नोट्स A to Z सब वहां पर अवेलेबल करा दी, पूरी जीएस की नोट्स, ठीक है। और बाकी ये सारी पीडीएफ नोट्स अवेलेबल ही ऑलरेडी वहां पर। आने वाले भी एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा और भी फिल्टर्ड मटेरियल आपको, मतलब वन शॉट रिवीजन की पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, जिसको आप 1 घंटा पढ़ के आपका फुल रिवीजन हो जाएगा। ऐसी पता नहीं कितनी पीडीएफ्स में अवेलेबल करवाने वाला हूँ वहां पर। सो देर ना करें, अपनी इच्छा से आए। सेम वही प्रोसेस, कुछ नहीं करना है आपको प्यारे साथियों। सिर्फ इस दिए गए नंबर पर 8881313895 पर ज्वाइन लिख के भेज देना है बस। वहां आपको सारा मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। और इसके बाद आपको प्रोसेस में एक सिंपल सा मेरा क्यूआर कोड मिल जाएगा, है ना। पेमेंट गेटवे हमको हमारे द्वारा आपको दे दिया जाएगा, जहां पर कुछ नहीं, आपको अपनी इच्छा से कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगता है उसके सराउंडिंग आप जो पेमेंट करना चाहते हो वो पेमेंट आप करके स्क्रीनशॉट भेज दो। कोई भी, मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं इन केस आपको सिंपल सी चीज कह रहा हूँ, अगर आपको मेरा कंटेंट 1 रुपए के बराबर भी लगता है ना, क्योंकि 1 रुपए से नीचे तो पेमेंट होगा नहीं, पैसों पे पेमेंट होता नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट 1 रुपए के बराबर है, आप 1 रुपए दे करके ज्वाइन हो जाओ भाई। मेरा उद्देश्य है आप तक चीजें पहुंचाना, ठीक है, बट कुछ तो चाहिए। इतनी मेहनत कर रहे हैं गुरु दक्षिणा के नाम पे, जो देना चाहो छोटे भाई को दे सकते हो सपोर्ट के लिए यार। सिंपल सी चीज है, इतनी मेहनत हो रही है। एज फॉर सपोर्ट जो आप करना चाहो, मैंने पूरा खुलाआम छोड़ दिया है। जो आपकी इच्छा हो उससे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी। और जितने भी मेरे प्यारे भाई हैं वो थ्योरी के लिए परेशान है, बिल्कुल परेशान मत होगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यूनिट 3 जल्दी आपके सामने स्टार्ट होगा। और साइकोलॉजी का ऐसा टॉपिक था ना डियर, जिसमें टाइम लगता है, ठीक है। इसको मतलब बहुत ही दिमाग से, ध्यान से समझ के इसकी पीपीटीज बनानी पड़ती हैं। अब जो आने वाले आपकी यूनिट्स है ना, बहुत कितनी स्पीड में खत्म होंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा, ठीक है, बहुत तेजी के साथ, ठीक है। तो इसके लिए बेफिक्र रहो कि थ्योरी क्लासेस बंद हो गई हैं, ठीक है, चलेंगी। और जो टिपिकल क्वेश्चंस है वो भी टाइम टू टाइम आपके पास आते रहेंगे। साथ में प्रैक्टिस सेट्स फिर से एक और आने वाला है आपके सामने, ठीक है, पूरे 150 क्वेश्चन का, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारी मेहनत, हमारा जुनून, हमारा जज्बा फिजिकल एजुकेशन को लेकर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा लाइक वीडियो के अंदर, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट, नेगेटिव ही कमेंट कर दो भाई, कोई इशू नहीं। हम जाने तो हमारी क्या गलतियां हैं, है ना। बट अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करना, और साथ में ज़रूर वीडियो को शेयर करना अगर पसंद आया तो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, हमारी कम्युनिटी को बड़ा करने की कोशिश करिए, क्योंकि ताकि हम और भी बेहतर कर सकें इस प्लेटफॉर्म को, है ना। तो चलिए देर नहीं करते, फटाफट से इस सेशन को क्लोज करते। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।